जी, तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही हसीन और बहुत ही प्यारी सी गेस्ट, और ईद का दिन है तो कैसे हो सकता है कि मेहमान ना आए। हमारे साथ मौजूद है जी मरियम रजा जो कि व्लॉगर हैं, उनके साथ साथ मौजूद हैं फरवा और इरम जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और हमारे साथ मौजूद है राइट के ऊपर मेरे नादिया नदीम जो कि एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, इसके अलावा हीलर है, और साथ हमारे मौजूद हैं सुनीला सियाल जो कि डॉक्टर हैं और एस्थेटिक वर्जन को देखती हैं। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत अच्छे लगे आप लोग सब। ईद की ना रौनकें आप लोग लेके आ रहे हैं। जब एक साथ खवातीन मिलके बैठती है तो हर रंग दिखाई जाता है। कि आज होने क्या वाला है, सारी ही खवातीन आज गेस्ट हैं हमारी, और हम भी खवातीन ही हैं। ऐसा ही तो आज क्या रौनक हम लगाने वाले हैं जी। Exactly. अच्छा, खवातीन मौजूद हो, किसी चीज की जरूरत नहीं, कलर भी आ जाता है, बातें भी आ जाती है, टॉपिक भी आ जाता है। टॉपिक और ईद का दिन हो, टॉपिक तो खुद ही चल पड़ता है और ये दिन भी बहुत खूबसूरत है। तो मरियम आपसे स्टार्ट करते हैं, बताएं जी ईद का दिन कैसे गुजारती हैं और क्या कुछ खास करती हैं, क्योंकि व्लॉगर है तो उस दिन भी सुबह सुबह उठ के आज कुर्बानी की ईद पे भी क्या कुर्बानी को देखती है और अपना व्लॉग बनाना शुरू कर देती है। बकरा है, इसको लेके जा रही हूँ, कसाई के पास जाना है, कट करना है। तो आजकल लोग ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले मेरी एक्साइटमेंट होती है कि उठ के तैयार होना है और तैयार होके शीर कोरमा खाना है और उसके बाद ईदी मिलनी है। वो बचपन से एक जो तौर तरीका चला आ रहा है वो, और उसकी पूरी व्लॉग बनाने के बाद कुर्बानी की तैयारी हो रही होती है। कसाई का इंतजार हो रहा होता है, जैसे ही कसाई आता है फिर इससे तैयार हो जाते हैं जो बांटने होते हैं। तो रात के बाद भी क्योंकि तैयारी हो रही होती है, ये साथ साथ बन रहा होता है, बिल्कुल सारी वीडियो भी बन रही होती है और तैयारी भी हो रही होती है। छुट्टी नहीं है आपकी? नहीं, ईद के दिन भी छुट्टी नहीं है। वो कहती है ना खवातीन हमारी किसी दिन छुट्टी नहीं है, किचन में भी हाजिरी हर दिन लगानी है। वो वाला हाल है। इतनी प्यारी आप तैयार हुई हैं, मतलब मैं देख रही हूँ इतने काम के साथ साथ तैयार भी हुई हैं, प्यारा। तो ये बड़ी बड़ी बात होती है, व्लॉगर्स को वैसे वाकई सैल्यूट जाता है भी, वो ईद के दिन भी लगे होते हैं। तो फरवा और इरम, आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डेफिनेटली सी बात है कि पूरा आप काम करते हैं, कैसा आप लोगों की ड्यूटी होती है। उसके बाद ईद जो है रिलैक्स होती है, लेकिन इस ईद पर रिलैक्सेशन थोड़ी सी कम होती है क्योंकि कुर्बानी हो रही होती है। आप लोग क्या पेरेंट्स के साथ हेल्प करते हैं, कुछ मदर के साथ कुछ हेल्प करती हैं, क्या करती हैं, किस तरह से ईद मनाती हैं सुबह सुबह? ईद का दिन ऐसे स्टार्ट होता है हमारा कि मतलब पहले दिन पे तो कुर्बानी वगैरह हो जाती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तीसरे दिन और दूसरे दिन भी कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा यही होता है कि क्योंकि हम सब लड़कियाँ ही हैं तो हमने गोश्त को संभालना है, फिर अब मामा के साथ हेल्प करानी है। तीसरे दिन मोस्टली दावत होती हैं हर किसी के घर, तो दावत वगैरह में जो भी आपने पकाना है। अच्छा, ये है फरवा कि फर्स्ट जो होते हैं ना हमारा वाकई में गोश्त और उसके साथ ही लग जाता है या बांटने में या उसको, और शाम को सब फैमिली होती है, और सेकंड और थर्ड डे पे होता है कि फिर फैमिलीज की गैदरिंग्स होती है, वो आपस में मिलते हैं, कभी किसी के घर। तो आप लोग के घर आते हैं या आप लोग जाते हो, इस तरह से होता है? ईद के तीसरे दिन ऐसा होता है कि हम लोग के घर सब आते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे फर्दर कैरी ऑन होता जाता है। जैसे चौथे दिन किसी चाचू के घर, फिर अगले दिन किसी ताऊ के घर, तो इस तरह सारा वो स्केड्यूल कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली सारी दावत जो होती है ना वो होती रहती है। वाह, ये तो बड़ा मजा आता है। रौनकों में कितना मजा आता है ना, आना जाना, मेहमानदारी और किसी के घर मेहमान हो, तैयार होके जाना। ईद पे सबसे अच्छा लगता है तैयार हो, क्योंकि हम नॉर्मल जो तैयार हो रहे होते हैं उससे ज्यादा एफर्ट भी करते हैं कि अच्छा ड्रेस भी हो, खूब अच्छा सा तैयार भी हो कि सब आएंगे, तो सब में खानदान में हमारे अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत ट्रेडिशन है। तो आते हैं जी इरम की तरफ। इरम, आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? अच्छा, हमारा ऐसा होता है कि पहले तो हम कुर्बानी करते हैं, पहले दिन ही सारी कुर्बानी करके उसके बाद रात को हमारे घर पे ही दावत होती है, तो फिर हम सबको बुलाते हैं, उनकी दावत करते हैं। नेक्स्ट डे फिर हमारी कहीं दावत होती है, और फिर थर्ड डे हम प्रॉपर बारबेक्यू सेटअप और बारबेक्यू सब कुछ करते हैं। और सारा वक्त दावतों में ही देने के बाद आपकी ना दावत, मेरे फादर ना सबसे बड़े हैं, तो फिर वो जो बड़े होते हैं जो ताया अबू वाला घर होता है ना जी, वो इतना मजा आता है ना, ताया अबू सबका पहले दिन तो हमारा काम ही गुजर जाता है, गोश्त संभालने में, देने में, बांटने में। ऐसे ही सेकंड डे फिर हम सही एंजॉय करते हैं, थर्ड डे भी। एरम, ये बताइए कि जो आपके बाल हैं माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं, ईद है, ईद के ऊपर तो ये चीजें भी डिस्कस करनी है। बीइंग अ न्यूट्रिशन और टोटके, क्या आपको क्या लगता है कि क्या चीजें करते हैं जिससे बाल बेहतर हो जाते हैं?
एक तो जो मेरे तो ये जेनेटिकली भी है, मेरी मदर की बहुत अच्छी है, मेरे फादर की भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा ये है कि आपकी ना डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये डाइट पे बहुत डिपेंड करता है। प्रोटीन भी आपको लेना चाहिए, आजकल विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी, उसकी सप्लीमेंट हमें साथ में लेनी चाहिए। बायोटिन भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब चीजें जब आप लेना तो आपके फिर बाल अच्छे होने शुरू हो जाते हैं और हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं। फिश ऑयल का भी मैंने सुना है, इनसे पूछूंगी फिश ऑयल का क्या ऐसा कुछ है ना, सुना है मैंने। फिश ऑयल उसमें ओमेगा 3 होता है, हमारी ओवरऑल स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल माशाल्लाह। अभी जो हमारे हैं मेनली उनके बाल यहाँ पे ऑल्सो फरवा एंड ऑल्सो मरियम एंड हमारी सुनीला भी कहीं थोड़े मीडियम। मैं आपको बताती हूँ असल में हुआ क्या है कल, और नाजरीन को मैं बताती चलो। उस्मा ये चाह रही है कि जी उन्होंने सबके नाम ले लिए, बाल तो उनके अपने भी इतने प्यारे हैं, वो चाह रही है छोटे कर दिए हैं। आज देखिए तारीफ हम तारीफ मैंने फौरन से देखे तारीफ की है, मुझे पता है जी बहुत खूबसूरत बात। बहुत ईद के दिन आपने तारीफ कर दी वो सब। उस्मा क्या किया करती है, हम उस्मा से भी जानना चाहेंगे। उस्मा सबसे सवाल करती है, आज उस्मा बताएंगे क्या राज है, बताओ कि हमारे भी बाल अच्छे हो जाए। मेरे पास एक टोटका है लेकिन वो डेफिनेटली उस पर जान बहुत मारनी पड़ती है, टाइम बहुत लगाना पड़ता है। डेफिनेटली करती हूँ, और वो मैं नहीं करती। मेरी जैसे उसने कहा कि मेरी जो खलाएं हैं ना, मेरे बाल कुछ भी नहीं है। ऑल माय माशाल्लाह खलाएं हैव वेरी वेरी लॉन्ग हेयर, वेरी थिक है, और उनको मैंने हमेशा से एक ही टोटका करते हुए देखा है जो मेरी नानी ने उनको सिखाया था, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो बेसिकली ना आपने लेना है कच्ची जो आपके पत्ते होते हैं मेहंदी के, उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद, और याद रखिएगा अगर आपके बाल कलर्ड है, ये हम टोटके बता देते हैं, साइड वाली चीजें नहीं बताते। अगर आपके बालों पे कैरेटिन हुआ हुआ है, अगर आपके बालों के ऊपर हाईलाइट्स हैं, आपने फिर ये वाली चीजें नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली वो असर भी उस तरह नहीं करेगा और आपकी जो हुआ हुआ है केमिकल उसको भी डिटोरेट करेगा, उसको कम करेगा। तो बाल पहले ही बहुत वीक हुए होते हैं। हाँ, बाल पहले ही बहुत वीक हुए होते हैं। न्यूट्रिशन बात कर रहे हैं और आजकल सलवार वाले ने डाले और सलवार वाले भी मुझे बुरा मनाते हैं जब आप इस तरह की टोटके देते हैं ना। आप वहाँ पे कहते नहीं ऑयलिंग करे बहुत अच्छे, नहीं ऑयलिंग से कुछ नहीं होता। हमारी ट्रीटमेंट नंबर 1 है, हमारी ट्रीटमेंट नंबर 2 है। आप बात भी नहीं कर सकते वहाँ पे ना, बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं कि नहीं जो केमिकल माइंड कर जाते हैं, क्योंकि आजकल की लड़कियां खवातीन कितनी स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्रायर, पता नहीं क्या क्या यूज कर रही होती है। किसी ने डाई करवाया, किसी ने स्ट्रीक्स करवानी है, थोड़ा सा उसको चेंज करवाना है। अगर आप डाई कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, अगर कहीं आना जाना है, लेकिन जब घर में है ना तब अपने बालों का बहुत ख्याल करें। लोग नहीं कर रहे होते कि टाइम नहीं है, ये नहीं है। आपको अगर फैसिनेट होना है, आप दूसरे से हो रहे हैं, तो आपको अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। लोगों का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि अपने लिए टाइम नहीं है और मेहनत भी नहीं करनी है। जैसे आप बता रही हैं, जो ये बहुत अच्छी चीज आप बता रही हैं, लेकिन वही है कि लोग कहते हैं इतनी मेहनत कौन करे। अच्छा, टोटका तो पूरा हम सुन ले भाई, मजे का हम परेशान हो गए ना कि इन्होंने समिया ने बड़ी अच्छी वो एक चीज छेड़ी है। लेकिन अगर मैं टोटका इसका बताऊं तो जो आपके मेहंदी के पत्ते हैं ना, एक तो आपने उनको सुखाना है, सुखाने के बाद उसको ग्राइंड करना है, उसका एक पाउडर बनाना है। उसको बनाने के बाद आपने उसको पानी में रखना है और फिर एक ओवरनाइट चीज करनी है, जो कि वाटर क्वांटिटी कितनी होगी जी, हमें ये दादी अम्मा के टोटकों में बताया जाता है। एक अगर आपके सर के बाल जितने हैं, ऑब्वियसली आप खुद अंदाजा हो जाता है कि ये इतना जो मैंने पेस्ट बनाया है मेरे पूरे सर को कवर करेगा। अच्छा, वो मतलब उसका पेस्ट बनाना है। हाँ, पेस्ट बनाना है, उसको पानी में मिक्स करना है ना। जैसे आपकी मेहंदी बनती है हाथों के लिए भी, या जो भी एक नॉर्मल होती है जब आपने बनाई होती है, वो पेस्ट आपने बनाना है। लेकिन उस पेस्ट का इतना कोई काम नहीं है जितना काम उसके अंदर डाली हुई चीजों का है। आपने उसके अंदर डालना है चुकंदर, टर्मरिक, आपने अखरोट के जो छिलके हैं, ठीक है, अगर उसको पाउडर बना सकते हैं वो बेसिकली इसके कलर्स आएंगे। ये ना इनके नेचुरल वो हैं। अगर आपने बालों पे कलर नहीं कराया हुआ ना, तो टर्मरिक का कलर तो ऐसे चढ़ता है ना, नॉट टर्मरिक, जो आपका चुकंदर है उसका रेड कलर आपके ऐसे चढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये असल में अगर आप जाए ना, इसको सर्च करें गूगल में, तो गोरे जो है इन चीज़ों को पहले ही करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर से सर्द होते हैं, जिसकी वजह से बालों के अंदर ना ये डेप्थ आती है, डेंसिटी आती है। बट एनीवे, आपने इसके अंदर डालना है ये 2 चीज़ें। फिर आपने डालने हैं इसमें मुख्तलिफ तरह के तेल जो आसानी से मिलते हैं। आपका कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, तारा मीरा का तेल, नहीं सारे भी नहीं करने, लेकिन जो बालों के लिए अच्छे तेल है, डालडा जैसे घी मिलेगा वो भी डाल देंगे, क्योंकि ये भी तो तेल है। तो मुझे आकर कहेंगे उसमें हम डालडा से तो कोई इच्छा नहीं, उससे एक कंफ्यूजन और भी है मुझे। जब से उन्होंने बात बताई ना, मेरा माइंड वहीं पे वो हो गया, स्टक हो गया कि अखरोट के तो बहुत सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, उनका पाउडर कैसे बना के डालते हैं? थोड़ी मेहनत
है तो उन्होंने पहले ही बताया। अखरोट का तो वो डालेंगे तो वो लगेगा सर पे, पाउडर भी लगेगा। पाउडर कैसे लगेगा? पाउडर इतनी हार्ड का, पाउडर में भी थोड़ा थोड़ा पाउडर होता है। पाउडर इसलिए ये कौन से वाले कह रही जो ऊपर का शेल होता है, शेल का पाउडर बहुत हार्ड होता है, उसको तो ब्रेक करना चाहिए। आज आपका टास्क है, अपने घर जाके मैं बताती हूँ। मिस्ट्री है ये, मैं आपको उस मिस्ट्री को सॉल्व करके देती हूँ। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, और जाहिर बात है आपने उसको सर पे ठक नहीं मारना है कि वाह मेरा कलर आ रहा है तो मैं छिलका मारूं। ऐसे करेंगे तो जरूर पड़ी होगी बेचारे। हाँ, व्हाट यू विल डू इज कि अगेन वो पहले खुश्क हुआ होता है, आप उसको जो आपकी वो होती है क्या उसको बोलते हैं जहाँ पे कूटते हैं आप चीजें, ठीक है, आप उसमें डालेंगे और आप उसको कूटेंगे। डेफिनेटली उसको सही करके कूटना है जिसकी वजह से ना उसका पाउडर बन जाता है। नहीं तो पंसार के पास जाइए, उनके पास इतने बड़े बड़े पड़े होते हैं, वहां से लेकर आ जाइए। अच्छा उसके पाउडर में वो नहीं आएंगे दाने दाने हार्ड, उसको फिर छन्नी से छान ले। अगर दाने होंगे तो छन्नी से मुश्किल काम है भाई, नहीं जाती किचन में, बहुत मुश्किल काम है। मैं नाज़रीन मैं तो इसका सबसे अच्छा हल ढूंढूंगी, मैं उस्मा से कहूंगी थोड़ा सा बना के दे। कोई बिशु नहीं है समिया आपके लिए, क्या अच्छा आपके लिए ले आएंगे यार, क्या आपके बेहतर है पाउडर। मैं अपनी कम से कम को होस्ट और दोस्त को जख्मी होते हुए छिलके करते हुए तो नहीं देख सकती, आप फिक्र ही ना करें, मैं आपको पाउडर बना के मुझे ईदी मिल गई। अच्छा इसको कंप्लीट बस ये करना है कि इसमें ये करना है, उसमें ये 4-5 तेल मिला के, ठीक है, और कोशिश करें कि गरम तेल मिलाएं। गरम तेल की ना एसेंस जो होती है, बहुत गरम नहीं करें, वो उसका एसेंस जो होता है वो जल्दी उसमें ना आ जाता है। फिर आपने बनाना है कावा, ठीक है, उस कावे के अंदर आपने डालनी है वो चीजें जो कि आप खुद पीते हैं। इन्हीं चीजों से तो आता है ना, आपने कहा कि बताइए राज। और इन बालों का, इन चीजों का बड़ा लेंथी प्रोसेस और बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। और इन्होंने शुरू में कहा था ना जान मारना, मुझे वाकई पता चला कि वाकई इसमें जान मारना। और आपने ये नहीं है कि हर महीने करना है ना, दिस इज फॉर लाइक 6 months। अच्छा फिर दैट्स गुड। चलिए फिर आज सामिया घर जाके कर रही है, मैं आपसे कहूंगी मुझे बता के हर चीज का एसेंस आए, ठीक है। कावे में आपने लौंग डालना है, इलायची डालनी है, इसके अलावा वो चीजें डालनी है जो कि आपकी ना गट के लिए वैसे ही अच्छी है ना, वो आपके बालों पे भी बहुत अच्छी होंगी। सिनेमन आपने डालना है, ठीक है, ये साबित चीजें डाल के उसका बनाइए। और थोड़ी सी पत्ती भी डालनी है, क्योंकि पत्ती का जो कलर आता है ना वो भी ना रंगों में इस्तेमाल होता है। उस पत्ती से काली पत्ती उसमें डालें, उसको उबालें, 5 मिनट के लिए उबालें, उबाल के ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दें। वो आपने ओवरनाइट रखना है, ओवरनाइट रख के लगाएं। अगर आपके बालों में शाइन नहीं आई, स्मूथनेस नहीं आई, थिकनेस नहीं आई, तो आप वो सारा पेस्ट मुझे दे देना, मैं अपने सर पर। अच्छा तो ये इसके बाद फिर रेड कलर या वो कलर्स भी आते हैं? कलर्स डेफिनेटली हल्का तो आएगा, ठीक है। अगर मैं काले पत्तों वाली इस्तेमाल की, आज देखिए ईद के दिन हमने आपको टोटके भी बता दिए, सब कुछ बता दिया, कितना मजे का। तो हम डॉक्टर सुनीला की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं जी आप बकरा ईद पे, ठीक है, बकरे वो इसको बकरा ईद भी कहते हैं ना उस्मा, है ना? तो बकरा ईद पे बकरे मतलब कुर्बानी जब होती है तो खुद भी कुछ पार्टिसिपेट करते हैं आप भी, कि नहीं बस कोई हेल्प नहीं कराई, आज मैं डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत अरसा काम कर लिया, तो आप मैं जो ना आज का दिन मैं तो मेरा ऑफ है। अच्छा इसमें ये होता है कि हेल्प मूड पर डिपेंड करा होता है, कभी करा भी देते हैं, कभी नहीं भी कराते। लेकिन क्योंकि ये था कि अभी रिसेंटली आई गॉट मैरिड, तो शादी के बाद ये मेरी पहली ईद है। शादी से पहले का तो ये सिनेरियो, और शादी से पहले का तो सिनेरियो ये था कि अगर 6 बजे 6:30 पे नमाज हो रही थी ना, तो 7 o'clock हमारा कसाई है वो सबसे पहले पहुंच जाता है। 9 बजे तक जो मेरे फादर हैं वो हिस्से बना के हम 10 बजे तक तकसीम करके 11 बजे कलेजियाँ खा के और 12 बजे हम सोने की भी तैयारी कर लेते हैं कि शाम को फिर हम बारबेक्यू करेंगे और सब कुछ करेंगे। पहले की रूटीन तो फिर ये चल रही थी बिकॉज माई फादर हेल्प्स माई मॉम अ लॉट, तो उसमें ये होता है कि वो दोनों मिलके इतना अच्छा मैनेज कर लेते हैं कि अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी कभी इस चीज़ की। और शादी के बाद दिस इज माई फर्स्ट ईद, और अभी तक तो शादी के बाद वही बात है, क्लिनिक की रूटीन और बाकी रूटीन्स और दावतें उसको सेट होने में ही बहुत टाइम लग जाता है। स्टिल अभी तक वही लग रहा है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह गॉट अ वेरी गुड फैमिली, तो अभी तक तो चीज़ें बहुत अच्छी मैनेज हो रही हैं, होपिंग सो कि भाई सारी चीज़ों में। तो उसमें ये कि आई कैन हेल्प एंड आई कैन कुक, लेकिन बस वही बात होती है ना कि कुछ चीज़ें आपको पसंद होती हैं, कुछ नहीं पसंद होती, तो आई डोंट लाइक टू कुक। हाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो आई कैन, लेकिन अदरवाइज आई एम नॉट अ किचन पर्सन। तो वो बस उस वजह से फिर कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। एंड मोस्टली फिर ये होता है कि ईदों पे आप थके हुए भी बहुत होते हैं कि वही 3 छुट्टियाँ कि आपका क्लिनिक से ऑफ है या पेशेंट से थोड़ा सा ऑफ है, तो फिर उसमें यही होता है कि आप रिलैक्स कर लें।
फिर दावतों का सिलसिला चलता रहता है, तो उन चीज़ों में है कि हम बहुत एंजॉय करते हैं। फिर नादिया आप बताएं जी, आपकी किस तरह से ईद गुजरती है? मुझे लगता है कि मेरे घर की बकरीद थोड़ी डिफरेंट होती है। मेरे यहाँ मेरी शादी के बाद से ये ट्रेंड रहा, जब शादी होके आई, कि जब सुबह घर में मर्द हजरात नमाज से वापस आते हैं, तो मेरे फादर इन लॉ जब हयात थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि जब हम वापस आएँ तो हमें अच्छा लगता है कि घर की बहुएं जो हैं वो तैयार होके हमें रिसीव करें। तो वो जो इतने साल पहले उन्होंने कहा, तो वो आज भी ये आदत है माशाल्लाह। मैं और मेरी बेटी हम सुबह तैयार होके जैसे ही सब निकलते तो हम रात से चूड़ियाँ, ड्रेस सब निकाल लेते, क्योंकि वो आधा घंटा ही होता है हमारे पास तैयार होने के लिए ना, जितनी देर वो लोग नमाज से वापस आएंगे। हाँ, तो वो फटाफट जैसे ही वे लोग निकलते हैं, बल्कि अक्सर तो ये होता है, हम कहते हैं जल्दी जाएं ताकि हमें भी तैयार होना है अब। तो वो फिर नमाज वाला एक ड्रेस अलग होता है, और कुर्बानी के लिए जब ये लोग नमाज से वापस आते हैं, सलाम दुआ, उसके बाद फिर पूछा हाँ जी कसाई कितनी देर में आ रहा है, बस फिर ये होता है जी कसाई आ रहा है, तो बस फिर जाके अपने वापस से हुलिये में आ गए, बाल लपेट लिए, और फिर वो कुर्बानी शुरू होती है। तो मेरे यहाँ सबसे पहले ये होता है कि जी कलेजी कुर्बानी हुई, कलेजी पहले ऊपर आ जाएगी, फटाफट वो भून के, और कलेजी वाला ट्रेंड जो है ना, ये हमारे बचपन से कि कलेजी पहले पकती, और कलेजी सबसे पहले, मतलब मेरे हस्बैंड ना नीचे से आवाज लगा रहे होते हैं जल्दी से तैयार करो हमारे खाने के लिए। मतलब हमारा जो पहला वो इवन समझे ब्रेकफास्ट जो होता है हमारा, वो कलेजी से ही होता है। पराठे बन रहे होते हैं और वो कलेजी बन रही है। इसी तरह से होता है कि पहले कलेजी आती है, उसके बाद फिर बाकी का वो आता है। आई थिंक वो जल्दी हो जाती है शायद, उसका ये कलेजी एग्जैक्टली वो जल्दी हो जाती है। पाए भी तो इंतजार कर रहे होते हैं, पाए आएंगे तो पाए पकेंगे। उस्मा ने मेरी एक दफा दावत की थी। अब उस्मा मुझे बताएं, आज तो आपके घर इतने ज्यादा गेस्ट बैठे हैं और आप यहाँ मौजूद हैं, तो आप क्या हमें खिला रही हैं? आप क्या खाना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये है, आपको पता है मैं तो दावतों में मशहूर हूँ। एक चीज, थैंक यू मरियम फॉर रिकग्नाइजिंग। हाँ, मैं बिल्कुल सिर्फ ईद की बात नहीं है, आई एम ऑलवेज लाइक द पर्सन जो कि ना बड़ा शौक होता है इसको दावतें करने का। मेरे घर पे मेरे बाहर बहुत होती हैं, लेकिन आप लोग हुक्म करें जी, सब कुछ हाजिर होगा। अच्छा, हम थक गए, मीठा कुछ खाना चाहते हैं ना, वो बड़ी बहुत अच्छी करती हैं। हाँ, बेकिंग तो ऐसा करेंगे जी, आप लोगों के लिए क्या चाहते हैं? आप लोग को हम लोग केक खिला देंगे, लेकिन शीर खुरमा जो है छोटी ईद की क्यों ना याद ताजा कर ली जाए, वो हो जाए या केक हो जाए। मरियम और उस्मा दावतों को याद कर रही हैं, अब हमने तो देखा नहीं है। मैंने अपनी दावत को फिक्स कर लो पहले से ही, अब मैंने कहा जाना है कर चुकी है ये, अपनी इन्होंने फिक्सिंग कर ली है। अब ये ईद के दिन कहाँ जाने वाली है, इन्होंने अपना सेटअप कर लिया है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने हम सबसे तो पूछ लिया कि भाई हम सबकी ईद है, आप दोनों बताएं आपकी ईद कैसे होती है? ईद जो है वो बहुत खूबसूरत होती है, और अगेन हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग ईद की बात करते हैं कि हमारा रोज न्यूज़ भी हमारी ईद का हिस्सा है। ये फैमिली और वो फैमिली हमें बड़ा खूबसूरत लगता है जब हम इनके साथ ईद गुजारते हैं, स्पेशली जब देखते हैं हमारे प्रोड्यूसर से लेके हर बंदा मेहनत कर रहा है, तो वो ईद का ना और ज्यादा हम लोग को इनके साथ करने का शौक होता है। हाँ, घर की जैसे ईद आप लोग गुजारते हैं, घर वालों के साथ बैठना, ये सब करना। एक और भी ईद शो किया था, वहाँ पे एक आप लोगों की तरह की बड़ी प्यारी सी गेस्ट थी, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी कि ईद एक ऐसा अब त्यौहार बन गया है कि जो हम लोग फैमिलीज जो आपस में उठ बैठती नहीं है, जो अक्सर लोग दूर दूर शहरों में होते हैं, वो अब जाके मिलते हैं, बैठते हैं, और उसके बाद से ना ईद का माहौल बनाते हैं। तो वो एग्जैक्टली वो जो ईद की डेफिनेशन है ना, मुझे लगता है वो फैमिलीज का इकट्ठे होना, प्यार मोहब्बत, हंसी मुस्कुराहट, वो सारा इन ईदों में पूरा होता है। क्योंकि मैंने तो ईद का दिन होता है और होस्टें जो है वो एंकर जो है वो सो के ईद गुजार रही होती है, मना रही होती है। आपके सामने हम सुबह सुबह यहाँ बैठे हुए, मेरा भी यही होता है कि जब तक मेरे फादर जिंदा थे तब तक डेफिनेटली मुझे ये होता था कि हमारे भी इन लॉज में जल्दी से ईद हो जाती थी, मतलब कुर्बानी हो जाती थी। ईद में कुर्बानी की ईद है तो वो करके अच्छा डे टाइम का लंच किया, उसके बाद पेरेंट्स की तरफ, तो वो ये अब जब से वो नहीं रहे उसके बाद से अब मेरी मदर भी सिस्टर के साथ होती हैं, कभी ट्रैवल कर रही होती हैं, तो अब ये होता है कि मैं फील करती हूँ कि मेरी तरफ आए सब। तो पिछले 2 ईयर से क्या होता है कि मेरे सुबह सुबह हो गया गोश्त का सारा मेरे हस्बैंड ने हमने किया, उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ होती हैं, मेरे मदर होती हैं, बस यही रिश्ते हैं, बाकी सब हमारे बाहर होते हैं। तो जो फैमिली यहाँ पर है, हमारी कोशिश ये होती है, जैसे मेरी एक और सिस्टर इन लॉ हो गई, हम ईद पे सेकंड डे कर लिया, थर्ड डे, इस तरह मतलब फैमिली के साथ
जो फैमिली, वही बात जैसे उस्मान ने कहा कि फैमिली गैदरिंग्स में ही मजा आता है, फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ वो। और जो ट्रेडिशन जो कम हो गए ना इस दौर में, थोड़ा सा हमारी जनरेशन को, मुझे ये होता है मेरे बच्चों को पता चले, इनको पता चले कि हमने कैसे ये गुजारी है, ये कुर्बानी, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये कुर्बानी का ही नाम है, आपने सेक्रीफाइस कैसे सीखना है करना, इसके पीछे कितनी खूबसूरत स्टोरी है। सामिया, मैं आपकी इस बात पे एक चीज ऐड करूंगी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। आजकल मेरे ख्याल है हम सभी देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि लोगों के जानवर आ रहे हैं और उनकी प्रॉपर वीडियोस बन रही हैं, ये हो रहा है। हमें एक चीज अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए कि आपकी बात बिल्कुल सही कि उसके पीछे की क्या स्टोरी है, उसकी क्या हकीकत है और ये कितना सवाल है। और एक बात आपको और याद है, हम जब छोटे होते थे ना तो हमने स्कूल में भी पढ़ना स्टोरी, फिर हमें घरों में भी बताई जाती थी, फिर जैसे जिहर स्टार्ट होता था दादी अम्मा और नानी अम्मा कान पका देती थी और हम बड़ा इरिटेट होते थे कि ये स्टोरी तो हमें पता है, लेकिन वो आपको ना बच्चों के माइंड में वो चल रहा होता है, वो अफेक्ट करता है। लेकिन उसको तो शौक से सुनते थे। आजकल के बच्चे बस देख लिया ना, सुन लिया ना, फौरन स्क्रॉलिंग शुरू कर देंगे, बिल्कुल ही अलग है। ये पेशेंस खत्म हो चुका है। पेरेंट्स को या जो सिबलिंग्स हैं उनको एक चीज जो है ना वो नॉलेज देनी चाहिए कि बेटा स्क्रीन टाइम आपका कितना होना चाहिए। अगर आपके सिबलिंग्स हैं, जरूरी नहीं कि आपके बच्चे हैं तो ही आपके सिबलिंग्स भी ना बहन भाई, आप उनको अनदर डिबेट कि स्क्रीन टाइम तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है, वो आपके बच्चों को आपको खुद ट्रेन करना है बचपन से कि इसका एक टाइम होता है। लेकिन ये कि हमारे घर में अभी तक ये रवायत है कि जानवर ठीक है बड़ा नहीं आप मुश्किल होता है उसको, ठीक है वो वहीं आप बांध दे, अक्सर लोग ऐसे करते हैं, लेकिन एटलीस्ट जानवर घर आना चाहिए, आना चाहिए वो आए, सिखाना चाहिए और बच्चे उसके साथ मोहब्बत करें। और ये याद है हमारे बड़े कहा करते थे कि दौड़ाए नहीं, रात से क्रॉलियों में दौड़ा रहे हैं, उसको थका रहे हैं। चलिए वो तो पता नहीं, वो आपने कभी बचपन में जिद की है कि ये जो कुर्बानी का जानवर है इसको मैं कुर्बान नहीं होने दूंगी, ज़िबा नहीं होने दूंगी, ऐसा किया है कि आजकल के बच्चे? ऐसा तो है। और बच्चे बहुत अच्छी हो जाते हैं। ये एक चीज है जिसको हम लोगों ने जरूर हाईलाइट करना है। और पिछले साल मैंने देखा था कि कुछ ट्रेंड आ रहा था रील्स के अंदर जिसमें ना बच्चा रो रहा है और बड़ा उसके साथ कह रहे हैं देखिए बच्चे के साथ जुल्म हो गया, बच्चे को दिखा दिया, ये सब कर दिया। द मेन पॉइंट इज कि आपने ये देखना है कि आपको अपने बच्चे के बकरे के ऊपर इतना हो रहा है। जब हजरत इस्माइल ज़बा होने की तरफ जा रहे थे, बाप की क्या हालत थी, अल्लाह की कमांडमेंट पे क्या वो था, कभी आपने बच्चों को ये समझाया है बजाय जैसे कि हम लोग कहते हैं ये। तो ये बात है कि आपने ना अपनी फेवरेट तरीन चीज की कुर्बानी करनी है, और वो बनेगा ही तब जब वो आपके घर में आएगा, जब वो आपसे मोहब्बत करेगा। ठीक है, तो हाँ समिया की बात भी और ये सब भी, लेकिन साथ साथ आपने अपनी जो हमारे पीछे भी लिखा हुआ है ईद कुर्बान, आपने अपनी ईगो को कितना कुर्बान किया, आपने जो रिश्तेदारों से नाराजगियां थी उनको कितना कुर्बान किया, जो नफ्स की ख्वाहिश होती है कि हमें सबसे अच्छा गोश्त मिले, आपने उस नफ्स को कितना कुर्बान किया, और एक गरीब को या मुफलिस को या आपके नीडी रिश्तेदार को आपने कितना दिया। ईद तो असल में आपको ये सिखाता है ना, हर ईद में अल्लाह ताला ने जो हमारी फेस्टिविटीज भी रखी है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं रखी कि बेहंगम हम उछलें दौड़े गाएं और सब हो, देयर इज ऑल्सो मकसद टू इट। आर यू फुलफिलिंग दैट मकसद, या गोश्त स्टोर करके सारे साल के लिए खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो बहुत मेरा ख्याल है ये खत्म हो गया लोगों में वेटनेस रखने से बैक्टीरिया ही खाओगे कुछ दिनों के बाद, आप बेटर है कि उसको दे दो नहीं ज्यादा, लेकिन ये करते हैं अभी भी लोग कि अच्छा हिस्सा अपने लिए रख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाए ना तो फ्रिज खरीद रहे होते हैं, फ्रीजर खरीद रहे होते हैं। एक फ्रेंड थी मेरी और मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, उसने कहा मेरे ना जानने वाले कुछ ऐसे करते हैं कि जब कुर्बानी होती है तो ईरान का गोश्त इधर कर लो, इसकी रात को बारबेक्यू करना है, ये इधर कर लो, ये कुर्बानी तो नहीं हुई ना सामिया। तो मैंने कहा ये तो कुर्बानी ना हो, कुर्बानी तो ये हम तो कसाई कोई कहते हैं सब मिक्स कर और मिक्स करने के बाद उसके जो हिस्सा जो आया है वो उसी तरह का हम देखते भी नहीं और हम दे देते हैं। कोशिश तो मेरी होती है जो अपना उसमें से भी आप जैसे मेरी आदत है जब मिक्स होके वो सारा गोश्त आता है तो मैं उसमें से सबसे पहले निकालना शुरू कर देती हूँ। मतलब ये नहीं सोचती कि इतना बचाना था। जितने गेट पे लोग आए हुए हैं, जितने घर का स्टाफ है, जितना कुछ है,
पहले सब बांट दो, अगर बच गया तो वो रख लेंगे, अदरवाइज कुर्बानी की ही इसलिए अल्लाह को शुक्र है कि हम पूरे साल अफोर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके गेट पे लोग आ रहे हैं या आपके अतराफ में लोग हैं वो बहुत से ऐसे हैं जो कुर्बानी वाली ईद का इंतजार करते हैं। नादिया ये कुर्बानी हम अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं, खुद खाने के लिए नहीं करते। आप इसको थोड़ा सा बचा के अपने बारबेक्यू के लिए या आपको कुर्बानी का गोश्त पसंद है तो आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपका मकसद बेसिक ये होना चाहिए कि अल्लाह को राजी करें। तो बस मैं भी इसी तरह ईद जो है वो मनाती हूँ। जो आप पूछ रही थी कि हमारे फिर यही होता है कि जैसे कुर्बानी हो गई, फैमिली के साथ हो गया, वो आ जाते हैं मेरी तरफ, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, फर्स्ट डे भी आ जाते हैं, तो क्योंकि यही रिश्ते हैं। और इसके बाद ये होता है कि हम अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ उनको ये चीज़ें ज़रूर बताते हैं कि बेटा देखो ये जो आपने, और मेरे बच्चे बड़ा रोते हैं कसम से जब वो कुर्बानी होती है, सारा दिन का बड़ा फील होता है। ये पहली इन्होंने कहा ईद है, मैं कब से अपना सोच रही हूँ टाइम का कि ये कैसे ईद गुजार रही है, पहली ईद बगैर कुकिंग के क्यों गलत गाइड कर रही है, मतलब बिल्कुल आपने कुकिंग नहीं करनी पाई। जो पहले हुआ जुल्म तो नहीं है, जो ट्रेडिशन हुई है ट्रेडिशन आप सभी करवाते हैं। मेरी शादी हुई ना तो मेरी अम्मी को बहुत शौक था कि तुम जल्दी से खीर, अच्छा मैंने कुकिंग वैसे कभी नहीं की, मेरे फादर ने मुझे करने ही नहीं दी, कुछ स्टडीज इस तरह की थी, तो मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा ना खीर बना लो। अच्छा माई मदर इन लॉ जो मेरी हैं, आंटी जो हैं, उन्होंने कहा बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, सारी उम्र आपने करना, जब होगा देखी जाएगी। तो अभी तक वैसे सम टाइम्स अगर मैं कभी चली भी जाऊँ किचन में तो शी विल बी रनिंग आफ्टर मी कि नहीं बस तुम निकल जाओ यहाँ से, तो इसलिए अभी तक कुछ इस तरह का प्रेशर भी नहीं था। हाँ अपनी मर्जी से कभी मेरा दिल करता है तो मैं डेफिनेटली उनके लिए बनाती हूँ। और एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाही थी ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शायद कुर्बानी करना अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे भी आजकल के हालात चल रहे हैं इन्फ्लेशन, और ये बहुत से ऐसे लोग जो बहुत इजीली अफोर्ड कर पा रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे होते ना, तो उनको ये लग रहा होता है कि शायद हमारी कुर्बानी रह गई या हमें वो सवाब नहीं मिला। तो मेन एसेंस तो इस कुर्बानी का ये है कि आपने अपनी कोई खूबसूरत चीज़ सेक्रीफाइस करनी है ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो जानवर ही हो, तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद आपने जमा की हुई हैं जो आपको कर देनी चाहिए कुर्बान, तो आप उसको भी करें और सेल्फ एनालिसिस से ही वो चीज़ स्टार्ट करें। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि कुर्बानी हम क्यों करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं। अच्छा हुआ कि आप लोग भी बोल पड़े, क्योंकि आप तीनों तो बिल्कुल ही खामोश खूबसूरत बातें हो रही हैं तो हम जरूर आपको गाइड करें कैसे कम किया जाए। लोग ना प्यारी बातें सुनेंगे, दिखावा करते हैं, मैं कहती हूँ ये भी नहीं करना चाहिए कि मैंने सबसे बड़ा जानवर लेना है, कितने का लिया है, मैंने सबसे महंगा लिया है, मेरा ऐसा अगर बकरा भी लिया है तो सबसे महंगा वाला लेना है, तो ये नहीं करना चाहिए। ये ट्रू है, ये लोग इस तरह करते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत से लोगों को ना फील होता है कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सके, इसलिए हमारी उनकी वाली बात है कि मुकाबला हो रहा था, मेरा बैग ज्यादा बड़ा है, हमारा छोटा है, हमने छोटा बकरा लिया तो हमारी कुर्बानी। ऐसे नहीं होता कि लोग नहीं भी बताते ना कुछ, तो जो आपके घर से गुजर रहा होगा, जो आ रहा होगा, वो पहली बार कितने का लिया है, गोश्त कितना है अंदर, यही सवाल होता है। अच्छा कुछ लोग भी पूछना शुरू कर देते हैं। आप यकीन करो उस्मा, मुझे इस दफा तो एक टाइम पे ये लगा शायद मैंने गलती कर दी, बता के सस्ता तो नहीं बता दिया। वो मुझे कहे आपने तो बड़ा रीजनेबल ले लिया, मेरे को ये तो मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है बता के, यानी कि इसके ऊपर लोग खुद ही से कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये इसने इतने का लिए, मतलब आप कुर्बानी है के साथ हम लोगों को वैसे भी ना तबसरे करने का बड़ा शौक है, बीइंग अ मॉम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें बड़ा शौक है कि हम उससे मुकाबला कर लें हम, और हर चीज में मुझे जैसे बड़ा अजीब लगता है कि कुर्बानी मतलब एक आपका एक मजहबी एक त्योहार है, आप उसमें भी मुकाबले पे आ गए। कहाँ पे चलो छोटी छोटी चीजों पे आप कर लो, किसी की गाड़ी पे आप कर लो, किसी के लिबास पे आप कर लो, लेकिन यार इस्लामी त्योहारों को तो अब लोग छोड़ देना कम से कम, उसमें इतने शौकीन होते, इतना खाते हैं प्लेटें भर भर के, फिर बाद में डाइजेशन है, ब्लोटिंग है, पेट ठीक है, थोड़ी पॉजिटिव बातें कर लेते हैं, वरना हमारी नेगेटिविटी रेटिंग ना नीचे जाएगा सीधा। कोई इंटरेस्टिंग बड़ा अच्छा किस्सा सुनाए ना, कोई आपके कोई इस तरह आपने देखा हो या कुछ मजे, कोई जानवर भाग गया हो, कोई फैमिली कोई इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया हो। मतलब एक दफा हमने ना ऊंट की कुर्बानी की थी ना, तो हम लोग सब मतलब
हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना। ऊंट की कुर्बानी, माशाल्लाह। की थी ना तो हमने घर में ही लाया ना। घर में आधी रात को ना वो दीवार के ऊपर से यूं करा बाहर निकला और वो खुल के भाग रहा और हम सब उसके पीछे भाग। आप तो छोटे बकरे को पकड़ना इतना मुश्किल होता है, ऊंट तो कैच कर लिया था उसने। मेरे चाचू और सब मिलके और मेरे भाई ने सब ने मिलके उसको पकड़ लिया था, बट वो उसके बाद फिर हमने कभी भी नहीं की उनकी। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाए। अच्छा, मैं आपको क्लिनिक का एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। हमारी एक पेशेंट थी, शी इज़ 63 years old माशाल्लाह, एंड शी वाज, मतलब उनका ये था कि वो अपने वेट को मेंटेन करना चाहती थी। उनको कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ और इस तरह के इश्यूज आ रहे थे। तो लास्ट ईयर की बात है, ईद उल अज़हा की बात है। तो उन्होंने हमसे पूछा है, लाइक ईद पे सबको हम प्लान्स देते हैं ना कि मैनेजमेंट के लिए हम आपको एक PDF प्रोवाइड करेंगे कि इसमें आपने ये चीज़ें मैनेज करनी है, ये गाइडेंस दे देते हैं जनरल सी कि मतलब आपने ये चीज़ें लेनी है और ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है ताकि आप ओवर ईटिंग ना करें। ठीक है, मोस्टली हम ये कहते हैं कि आप जो चीज़ें खा रहे हैं ना आप उनको इंजॉय करें, हर चीज़ खाएं, बट पोर्शन कंट्रोल की तरफ जाएं। ठीक है, मॉडरेशन की तरफ जाएं। तो उनको भी हमने कुछ इसी तरह का गाइड किया, एक PDF बना के दिया, लेकिन उनको शायद उसकी समझ नहीं आई। उन्होंने क्वांटिटी ऊपर नीचे कर दी। तो ईद के बाद जो उन्होंने अपनी लैब्स करवाई तो उसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल उससे डबल हो गया और उन्होंने हमें ब्लेम किया कि मतलब आपने हमें सही तरह से गाइड नहीं किया। लेकिन ऐसा होता है कि लोग मोस्टली ना पोर्शन कंट्रोल कर नहीं पाते। और ईद पर ओवर ईटिंग भी करते हैं। ओवर ईटिंग करते हैं, ईद के ऊपर ओवर ईटिंग हो जाती है, खुद भी चखते चखते बाकियों के घरों में जाते जाते हो जाती है। वही मैं ये पूछने वाली थी इनसे कि 3 दिन तो आप क्लिनिक बंद करके बड़ा रेस्ट कर रही हैं, 3 दिन के बाद आपके पास कोई ऐसा है कि वेट गेन हो गया है और 3 दिन में वेट लॉस करना है, जी बताएं आपका। वैसे ज्यादा जो शादी वाली ब्राइड्स आती है ना उनकी अक्सर की डिमांड होती भी है कि महीने में ना हमें बिल्कुल श्रिंक कर दें। मोस्टली लोगों का यही कंसर्न होता है कि हमें ना क्रैश डाइटिंग की तरफ ले जाओ, हमें रैपिड जो है एकदम मतलब हमारा वेट कम हो जाए, रिजल्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डेफिशिएंसीज हो जाए। जब रिजल्ट आए फिर कहते हैं हमें तो डिजीनेस हो रही है, आप कैसी डॉक्टर हैं, आपको पता नहीं था कैसे करना। अच्छा, जो कीटो डाइट है ना उसके जितने साइड इफेक्ट्स मुझे लोगों ने आके बताए ना, और बहुत स्लिम हुए हैं, बहुत स्लिम भी हुए हैं, बहुत स्लिम, ड्रास्टिक वेट। लेकिन कीटो के ना जो आपकी स्पेशली फीमेल्स में बोन्स की प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि आपकी डेफिशिएंसीज, आपने हर चीज वो छोड़ दी जो बॉडी में चाहिए। अभी भी कर लिया था, एक वो और वो जो एक इंजेक्शन लगाते हैं, जी तो उसके लिए शुगर के और नहीं वो वेट लॉस के लिए इतना फेमस हो चुका है, उल्टा काम उसको वेट लॉस के लिए फेमस बना दिया गया है। एक्चुअली वो किसी और मकसद के लिए, असल में उससे वेट लॉस होता है। डॉक्टर ने डायग्नोज किया था, उनको बड़ा सीरियस शुगर का प्रॉब्लम था और उसके लिए था, डायबिटीज के लिए। मैंने से आप ये देखें ना, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है वेट लॉस क्यों होता है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल हाई होता है तो आप वेट गेन करते हैं, फैट बढ़ने लगता है, तो वो आपका इंसुलिन लेवल जो है वो आपका नॉर्मल कर देता है। जब वो नॉर्मल होगा तो ऑब्वियसली आपका फैट खत्म होने लगेगा आपका। तो लोगों ने क्या किया, उसको जिस मकसद के लिए था उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया, उसको ले आया वेट लॉस के लिए। और ये प्रॉब्लम करेगा तो नुकसान है। इतना फेमस हो चुका था, सेलिब्रिटीज भी कर रहे थे और वो लोग अक्सर वो कर रहे थे। यूएस के अंदर जो 5 लोग इकट्ठे सामने आए कि ओज़ेम्पिक लगाने की वजह से उनकी जो नजर थी वो खत्म हो गई है, और ये साइड इफेक्ट जो था फार्मासिस्ट ने नहीं बताया था, और तब ये जाके प्रॉब्लम हाईलाइट हुई। चीज का मिसयूज आजकल ना डाइट आपके मुताबिक नहीं होती, आपकी बॉडी आजकल ना डाइट ट्रेंड के मुताबिक चले। ऐसे कीटो डाइट है तो हम कीटो, अब आजकल आपने सुना होगा नो कार्ब डाइट चल रही है। हाँ, वो भी असल में कीटो डाइट ही है ना। कीटो में आप क्या करते हैं, आप सिर्फ जो है फैट्स लेते हैं। कीटो का सबसे बड़ा नुकसान है, मेरे पास बहुत सी ब्राइड्स आती हैं, आपने ब्राइड्स की बात की ना, कि बस उन्होंने क्या किया होता है कि विद इन 3 वीक्स या 1 मंथ, इनको तो पता होगा, क्रैश डाइट करके तो वो वेट लूज करके, उसमें होता ये है कि उनके फेस पे इतनी रिंकलिंग और स्किन का बड़ा हो जाती है। मेरे पास ऑलमोस्ट 2 years बैक एक पेशेंट आई ना, तो आके मुझे कहती है कि मेरी फैमिली में एक शादी है ना, तो 1 महीना है मेरे पास, मुझे अपने रिंकल्स खत्म करने हैं। अब उनकी जो नेक थी वो इतनी रिंकली थी, रिंकल्स थे। आज मुझे जो
अब देखने से मेरी असेसमेंट थी, आई वाज थिंकिंग शी इज 48 and 50। तो मैंने डायरेक्टली उनसे पूछ लिया आपके कितने बच्चे हैं, तो वो गुस्सा ही हो गए कि मेरी ही शादी है। तो मैं परेशान हो गई। शी टोल्ड मी कि शी वाज 28 एट दैट टाइम, लेकिन शी वाज लुकिंग 48। अब उसकी रीजन क्या थी कि शी वाज 150 kg एंड शी ड्रास्टिकली केम टू 80 kgs विद इन 1.5 मंथ। और वो रिंकल्स इतने ज्यादा थे कि आप उसको एक महीने में, कोई मैजिक वाइट तो है ही नहीं ना। बाकी तो चले इश्यूज थे, हिपरपिगमेंटेशन उनको इतनी ज्यादा स्टार्ट हो गई थी। डाइट ऑफ कोर्स क्रैश डाइट जो है ना, वो अलॉन्ग विद डेफिशिएंसीज आपकी स्किन को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है। हम उस वक्त सोच नहीं रहे होते कि क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन आफ्टर 30-35 अब हमें इतने साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, वो बाद में पता चलता है। बस्ती में आपसे ये सवाल आया जी, आपने किस तरह से बकरा ईद मनाई, आप भी बता दें। सबको पूछी जा रही है और सबका वो कर रही है इन्वेस्टिगेट, खुद का बताएं जी। देखिए मेरी शुरुआत तैयारी से हुई, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मैं तैयार हुए बगैर मेरी ईद स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, ये तो आप बता रहे। उसके बाद फिर मैंने मीठा खाया, मीठे की मैं बहुत शौकीन हूँ। जैसे कि उसके बाद मैंने बकरा किया कि बैल किया? बकरा किया। उसके बाद सबसे दो बकरे थे और वो फिर बांटना शुरू किए, क्योंकि मोहल्लों में दोस्त हैं, नेबर्स में, फ्रेंड्स हैं, उनमें किया। फिर क्योंकि जो फ्रेंड सर्किल है, सोशल सर्किल है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। फिर आखिर में जो बचा उसकी बारबेक्यू की तैयारी की। और जैसे कि मैं अब आपके सामने बैठी भी हूँ, बारबेक्यू खुद ही करके आ गई हैं और दावतों का इधर पूछ रही हैं। भाई हमें तो पहुंचना चाहिए था, सीन ऑफ हो चुका है ना। अब बाकी दिनों में किधर जाऊंगी, इसलिए एक दिन तो उज़मा से जो है वो फिट हो गया है, बुकिंग करा के। अच्छा चलिए, अभी हम ईद की तो खूबसूरत खुशियां हैं ही सब ना। एक ही बताइए कि किसाई का किसका एक्सपीरियंस अच्छा और बुरा रहा है? तो क्या नादिया कहती हैं किसाइयों के मामले में? कसाई का एक्सपीरियंस मेरा पिछले 2 साल से काफी बुरा रहा है। कि अभी भी इवन मैंने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि भाई पहले से इंतजाम करें, क्योंकि एक अभी पिछले मुझे लगता है वो मोची मिल गया होगा। ये सारे बन जाते हैं, सानिया ने बिल्कुल सही, ये सारे बन जाते हैं, दर्जी मोची। जब आए ना तो कोई 7 लोग तो आए वो ना। तो जब मैंने देखा तो मैंने पहले अपने हाउस हेल्प को बुलाया। मैंने 7 लोग क्यों आए? पता नहीं बाजी, वो कह रहे हैं हम जल्दी कर लें। मैंने कहा देखो जल्दी, मैं इनको बोला खराब ना करें। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि वो उन्होंने जिस तरह उसको गिराया था ना, मेरे मियां ने उसी वक्त का, यार रुक जाओ, आप लोग कसाई नहीं। कि मुझे अंदाजा गिराने से ही हो गया, आप लोग हमारा बैल खराब कर दो। नहीं सर, आप हमें करने तो दे। मतलब मेरा बेटा या मेरे मियाँ जो है वही छुरी फेरते हैं हमेशा ना। वो मेरे मियाँ उसी वक्त मुझे बाद में आके बता रही कि नादिया उससे जैसे छुरी पकड़ी थी ना, बस मैंने कहा नहीं भाई ये तो बर्बाद कर देगा। लेकिन अब उस वक्त ऑप्शन भी नहीं था कोई। क्या लगे वो कुर्बानी हमारी ऐसी थी कि आप यकीन करें, सुबह 8 बजे बैल गिरा था और 4 बजे हमारे पास ऊपर गोश्त आया था। क्योंकि मेरे मियाँ सर पे सवार हुए थे कि मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा, सही से गोश्त बनाओ। लिटरली वो बर्बाद उन्होंने गोश्त कर दिया, हड्डियां अजीब सी, वो गोश्त भी सही से नहीं काटा। तो वो मैं इतना मेरा अच्छा, सिर्फ मोची नहीं बनते, सब्जी वाले दर्जी भी बन जाते हैं। दर्जी आपके साथ तो दर्जी बने होते हैं, क्योंकि वो दर्जी ईद वाले दिन क्या करेंगे, दर्जी भी बने हुए होते हैं कसाई। हमारे पास एक दफा काफी टाइम पहले की बात है, मैं कराची होती थी, एक बंदा आया तो मुझे लगा ये देखा से इसको मैंने कहीं देखा है ना, को पता नहीं कौन है क्यों मुझे। और वही आपको एक चल जाता है ना कि कहीं देखा है। आखिर को मैं जब तक वो उसने रस्सी बांधी बैल को, मैंने उससे पूछ लिया कि भाई आप पहले तो हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता आए हो, मैंने आपको कहीं देखा है? अरे बाजी मैं वो फला गली में वो दर्जी की दुकान है ना मेरी, मैं तुम दर्जी हो, तुम कसाई, कपड़े खराब करके अब तुम जानवर खराब बाजी आते हैं हम तो घर में खुद ही करते हैं। और आपने कहना था बकरे के कपड़े सीख के चले जाओ, ये ज्यादा अच्छा है। सही बात है। और लिटरली यही होता है कि जितने लोग हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये 3 दिन में नॉर्मल अगर किसी को कसाई नहीं मिला, कुर्बानी तो करनी है, ठीक है। जो प्रोफेशनल कसाई है वो तो पहले ही बुक हो चुके हो, एग्जैक्टली। वो तो हफ्ते 15 दिन पहले उनकी बुकिंग हो चुकी होती है। तो उसके बाद से फिर हमने ये किया कि जो हमारा एक प्रॉपर कसाई है जहाँ से गोश्त आता है, तो हम 15 दिन 1 महीने पहले उसकी बुकिंग। हाँ, ये वाला जो हल है ना, यही हम निकालते हैं। हमारे पास भी यही हल है। आपका एक्सपीरियंस है कसाई के मुताबिक? मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस तो खैर बहुत ही अच्छा है, बिकॉज जब तक मैं अपने मायके में थी तो हमारा एक ही कसाई जो है ना वो बहुत टाइम से खानदानी कसाई, एक खानदानी कसाई तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन अभी हमें लाइक व्हेन आई वाज वेरी यंग, मतलब 6-7 ग्रेड में थी, तब से वो अंकल आते हैं, सुबह
फिक्स 7 o'clock को आ जाते हैं। और सबसे पहले हमारा ही जो है ना कुर्बानी जो होती है वो हो रही होती है, तो हमें कभी ऐसा इशू हुआ नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही जिस तरह मुझे मेरे इन-लॉज में आंटी बता रही थी कि इनके साथ लास्ट ईद पे ये हुआ था कि जो कसाई जो आ रहे थे, पता नहीं वो अब कसाई थे या नहीं थे, उन्होंने रास्ते में फ़ोन किया जी हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम थोड़े लेट हो जाएंगे। वो सुबह 8 बजे से ये लोग वेट करे तो वो तकरीबन रात को 10 बजे जाकर आए और वो सारा दिन ये इंतज़ार करते हुए ना कहीं जा सके, ना कोई दावत प्लान कर सके, ना कोई गोश्त बांट सके, ना बना सके। तो इनका एक्सपीरियंस लास्ट वाला काफी खराब रहा। कसाईयों की भी डिग्रियां और सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, दिखाओ कसाई हो या नहीं। उसने एक बैल के साथ तस्वीर बनाई होगी, ये देखिए मैडम जी बिल्कुल लेटा हुआ उस पे, कितनी प्यारी तस्वीर है। आप पूछे इनसे कसाईयों जी, कसाईयों का अब ये आप बता रहे हैं ना, दर्जी मोची सारे निकल जाते हैं। अगर खवातीन कसाई होती तो मेरे ख्याल से सारी खवातीन भी नजर आ रही होती। मैं कहती ये भी है, खवातीन भी कम नहीं है जी, बिजनेस करने में तो खवातीन पीछे नहीं रहती। ये एक ऐसा काम है, अगर सही ना हो तो एक तो गोश्त तो अलग चीज है, आप ये कुर्बानी देखें ना, बिल्कुल आपने अल्लाह की नाम, अगर वो सही ना, जानवर को कितनी तकलीफ। लेकिन हमारे यहाँ लोग अगर ये सोच ले तो फिर क्या ही बात है, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं सोचता। मेरे साथ भी लास्ट वाली ईद पे यही हुआ था, कसाई जो आपने बताया ना वो गलत था, और वो एग्जैक्टली उनके उसके गिरने से हुआ, लेकिन क्योंकि वो जानवर उसके हाथ में था, उसने जब किया है वो इतना तड़पाया, अल्लाह ताला मतलब उसके लिए आसानी करे। सारी बात है, वो तो कुर्बानी का जानवर था। और मेरे फादर इतने अपसेट हुए, नहीं होती जानवर को, कहते हैं अल्लाह ताला एक ऐसा वो करना है कि वो उसको है ना, और आपने तकबीर भी इसलिए पढ़नी है क्योंकि वो बेसिकली होते ही ना वो जानवर का आपके लिए एक बन जाता है। बट उसने जैसे किया, मेरे फादर मेरे ख्याल से, मुझे नहीं याद कि पूरा 1 महीना अपसेट रहे। जाहिर बात है वो मोहब्बत करते हैं जानवर से और वो सब करते हैं। तो ये सिर्फ ये बात नहीं है कि आपका बुरा गोश्त बनेगा, ये है कि आपको जो तकलीफ होती है कि आप जिस मकसद के लिए लाए थे आप क्या हुआ है, जानवर को भी तकलीफ हुई ना, वही ना, बहुत थोड़ा सा टाइम लगाए और अच्छा वाला आप उनका अपसेट होना बनता था। आप देखिए कि आम जानवर चल रहा, उसको तकलीफ हो तो आप इतना अपसेट हो जाते हैं। तो कुर्बानी का जानवर है जिसने आपके साथ जन्नत में होना है, सोच की तकलीफ होती है आपको। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, और पहले दिन अगर ऐसा हो जाए तो आपका पूरा पहला दिन जो होता है खराब हो जाता है। और उसमें ये होता है ना गोश्त बनता ना कुछ, आप सारा दिन बस बैठे ही रहते हो। जैसे पहले मुझे होता था कि शादी के बाद जब कुर्बानी होना शुरू, जैसे एक ये अभी बता रही माशाल्लाह इनकी नई नई शादी है, तो मुझे ये सुन के भी याद आ गया कि जब मेरी शादी के बाद पहली ईद आई, मेरी शादी की भी 2 महीने बाद बकरीद थी। तो अब घर में तो क्योंकि आदत थी नहीं कि बगैर हर चीज में नहीं वहाँ स्मेल आ रही है, तो अम्मा भी कहती है अच्छा चलो छोड़ दो। अम्मा को भी पता होता है बेटा जाओगी ना ससुराल लग पता जाएगा, दिखा लो यहाँ पे ना। अब वो यही हुआ कि अब जब 2 महीने बाद बकरीद आई तो मैं तो वही बन ठन के तैयार हुई भी कि भाई जाहिर सी बात है, एक तो पहली ईद है तो, और गोश्त तो मैं कह दूंगी कि मुझे नहीं हाथ लगाना। अब वो जब गोश्त आया तो मैं बड़े मजे से ना आगे खड़ी हो गई, अब सारे हाउस हेल्पर सब खड़े हो गए, मेरी मदर इन लॉ आके कुर्सी लगा के बैठी, मुझे कहनी चलो बेटा दुपट्टा बांधो, मैं तुम्हें बताती जा रही हूँ, इसमें से बांटने वाला निकालो और जो रात की दावत का है। मैंने उनको यूं करके देखा, मैंने कहा नहीं मुझे अजीब सा लगता है गोश्त को। बेटा बैठ जाओ, अब तुमको ही करना पड़ेगा, ये नखरे वखरे ना ये अपने घर में करना। मेरी सास ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके बाद नहीं किया, उसके बाद जब उन्होंने मुझे अलग किया, सारे बेटे अलग हुए सब कुछ, और जब अपने घर में पहली दफा किया और मैंने लिटरली बकरीद पे उनको फोन किया, मैं फिर इस्लामाबाद थी, वो कराची थी, मैंने उनको फोन करके रोते हुए मैंने उनको शुक्रिया किया, इनका अगर उस दिन आपने ना किया कराया होता ना, आज मैं पता नहीं अपने घर में कैसे संभाल रही होती, क्या कर रही होती, क्योंकि अगर आपने भी उस दिन मेरा नखरा उठा लिया होता तो इस वक्त में क्या करें। मैं बताऊं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां सीख जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आज आपने नहीं किया तो आप सारी जिंदगी नहीं सीख सकोगे, सीख जाओगे, क्योंकि ये पोटेंशियल होता है भाई, हर काम कर लेती है। बहुत खामोश है। आप लोग कसाईयों के बारे में ज्यादा नहीं जानते कि कसाई क्या क्या हो सकते हैं, शौक नहीं लग रहा आप लोगों को सुन के? हमारा कंबाइंड फैमिली है ना, तो इकट्ठी कुर्बानी होती है, तो जब कुर्बानी होती है तो फिर कसाईयों के टैंट्रम्स भी बहुत होते हैं। उनको होता है कि हमें प्रॉपर खाना दिया जाए, हमारे प्रॉपर चाय दी जाए, थोड़ी थोड़ी देर अच्छा है उसके टैंट्रम्स एग्जैक्टली उसके होते हैं, बिल्कुल सही कहा। अभी आधा काटती है, थोड़ा खाना खाएंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर रूह अफ़ज़ा पिएंगे, और नहीं सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि हमारे लिए निकाल दीजिए। अच्छा ये वाले कसाई मुझे बड़े बुरे लगते हैं, हम ये भी ले जाएंगे, हम वेट कर रहे होते हैं। फिर कसाई ऐसे ही आया वो, अच्छा मैं भी जाके खड़ी हुई, तो क्योंकि मेरे मियां ने कहा कि भाई तुम खड़े होके देखा करो, सब आपका काम है ये और ये वो,
तो मैं खड़ी देख रही तो अभी छुरी फिरी है, मुझे फौरन कहते हैं, मैंने कहा अच्छा बस कलेजी आप पहले ऊपर भेज दो ना, तो मैं कलेजी बना, बाजी इसमें से ये हमें दे दे, ये हमें दे दे। मैंने अपने मियाँ को देखा, मैंने कहा काम करे ना, बस छुरी फेर दी पूरा इससे कलेजा उठा। ये शादी के लिए सारे एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हो ना एग्जैक्टली जो आपके गोश्त के हिस्से होते हैं, चलो जो मांग लेता है वो भी अच्छा है, ये कितना गायब करते हैं ये इतनी लोगों को वो है, क्योंकि आपको सर पे ना बैठे ना, यू विल नॉट इवन नो कि अच्छा गोश्त गया कहाँ पे है। लोग क्यों सर पे इतना बैठते हैं, एक तो बनवाने के लिए और दूसरा ना जरा सबकी हिफाजत करने के लिए, तो ये चीजें मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, स्पेशली ईद कुर्बान पे। आपको इसके ऊपर भी सर पे बैठा, जैसे मेड्स के सर पे बैठ रहे हो, तो मुझे बताओ कि क्या कुर्बानी और क्या हम शादी से पहले इन्होंने कुर्बानी के बाद गोश्त के हिस्से बनाए कि नहीं, क्योंकि मैंने तो नहीं बनाया। आपकी शादी हुई है? नहीं, तो शादी से पहले अम्मा भी होती है ना, सिखा रही होती है, माएं ट्रेन कर रही होती है। अभी शादी हुई नहीं है ना। अच्छा, मरियम को ना इन्वेस्टिगेट करने का मरियम कह रही है जो मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, कौन उसके साथ चल रहा है, लेकिन आई थिंक शी इज नॉट मैरिड येट। बट हम फरवा से और इरम से जरूर जानेंगे। टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हम बात कर रहे थे अपने प्यारे प्यारे गेस्ट के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं जी फरवा और इरम, जिनसे हम जान रहे थे कि किस तरह से वो ईद मनाती हैं, और उनमें वो उस किस्से में वो बता रही थी कोई मज़े का किस्सा हम जानना चाह रहे थे। बड़ी खामोश बैठी थी, हम कह रहे थे जी आप भी बताएं कि आपका कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हो, कोई बचपन का किस्सा हो फरवा और इरम, आप भी शेयर करें। बचपन में नॉर्मली ऐसे होता था कि जब कुर्बानी होती थी ना, तो सबको शौक होता है कि हम जाके कुर्बानी देखें, और हम तो लड़कियां होती हैं, तो क्योंकि कसाईयों के साथ सारे लड़के मतलब इन्वॉल्व होते हैं और खड़े होते हैं, तो फिर हमारा ये होता था कि नहीं बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। तो हम किसी न किसी खिड़की से छुप के देख ही रहे होते थे कि हाँ कुर्बानी हो रही है, अभी छुरी फिरेगी, अभी कोई जानवर भाग जाएगा, और मोस्टली ऐसा होता था। तो बचपन में एक दफ़ा क्या हुआ कि हमने बैल लिया था, तो वो शायद कसाईयों से हैंडल नहीं हुआ और वो भाग गया। तो उसका फिर काफ़ी मतलब बड़ा वो बन गया था कि वो फिर उसके पीछे भागे, वो उसको पकड़ के लाए। वो शायद डर जाते हैं जानवर कुर्बानी के बाद। बड़ा जानवर जो होता है ना, उसका अक्सर ऐसे किस्से होते हैं कि वो भाग गया या ज़िबा होते हुए भाग गया। वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको पकड़ने के लिए भी 10 लोग चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा उनमें ताकत होती है। खास तौर पे अगर आप उनको छुरी दिखा दो ना, फिर उनका वो जो होता है वो एक अजीब कैफियत हो जाती है। तो आप इरम आप सुनाए कोई किस्सा? मैंने कभी किसी जानवर को मतलब ज़बह होते हुए नहीं देखा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब सा डर सा लगता है। और उसके अलावा ये है, जब मैं बहुत छोटी होती थी तो बस ये दूर से देखती तो बस कहती कितनी स्मेल आती है, आप कैसे खाते हैं, बकरे की हर चीज़ खाते हैं, सिर्फ गोश्त खाना चाहिए, कलेजी कौन खाता है। तो बस मैं नखरे ही करती थी। अब ये है कि गोश्त वगैरह से बैठे हुए हैं, अपनी मदर की हेल्प करती हूँ, मेरे फादर भी साथ ही सारी कुर्बानी का गोश्त समेटते हैं, सब कुछ। अच्छा, यूजुअली मुझे लगता है ये समिया के जो बचपन में आपको चीजें नहीं पसंद होती ना, इवेंचुअली जैसे मुझे टींडे इतने बुरे लगते थे और मैं इतने शौक से खाती हूँ, मैं सोचती थी वही हूँ जो मैं शक्ल देख के ना रोना कि मतलब टींडे बन गए, ये हम चोर हो गए, और इन टींडों की वजह से सब पीली सब्जियां मुझे बुरी लगती थी, बट आई लव देम नाउ, आई रियली लव देम। मुझे लगता है दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। कि आप बचपन में, मुझे याद है कि टींडे कह रही है, जब टींडे पके होते थे तो मैं अंडा फ्राई करवाती थी उसके साथ। टींडों के साथ ना जानी दुश्मनी होती है बचपन में, बट देन यू इवेंचुअली रियलाइज कि इन सब्जियों का तो वो टेस्ट है। एक और वेजी जो मुझे अच्छा टींडे करेले नहीं करेले मुझे बहुत पसंद है। मुझे बैंगन नहीं पसंद। वो जो बैंगन होते थे ना, तो वो मुझे अच्छा वो मैं अभी भी नहीं खाती, आई डोंट नो व्हाई। बट शलजम और ये बैंगन और इस तरह की सब्जियां ना जो आपकी थोड़ी सॉफ्ट और इस तरह की वो उस पे आती हैं, यूजुअली आपको नहीं पसंद होते थे, बट तो मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि हम शायद बहुत दफा चीजों के बारे में क्योंकि सुनते रहते हैं कि ये अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं, आपको कैसे पता वो अच्छी नहीं? आपने कभी खाया नहीं, कभी ट्राई नहीं किया। वैसे ही बच्चों को वैसे थोड़ा क्रिस्पी चीजें, इसके क्या फायदे जरा आप हमें बताएं। बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें बचपन में नहीं पसंद होती। जैसे अब हम लोग हैं, मतलब मैं हूँ पर्सनली, तो मुझे कलेजी नहीं पसंद थी, लेकिन जैसे जैसे हम इस फील्ड में गए हमें पता चला कि वो एक आयरन और B12 का बहुत अच्छा सोर्स है। तो अब ऐसा होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खा लूँ, क्योंकि औरतों के तो मोस्टली के आयरन लेवल्स लो होते ही हैं। अच्छा, मेरा बहुत होता है, लेकिन हम कलेजी को जितना पकाते हैं क्या वो रह जाता है उसमें?
स्पेशली जो भूनते हैं। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन होता है ना, वो तब कम होता है जब आप उसको ना मतलब बहुत ज्यादा उसको मतलब फॉर एग्जांपल कलेजी सॉरी बॉयल तो नहीं होती ना, अगर बॉयल हो तो उसका पानी निकाल दे तो तब आयरन जो है वो वेस्ट हो जाता है, लेकिन हम उसको उसी में भूनते हैं तो फिर आयरन उसमें कम होता है। जो हम खाते हैं ठीक चीज खाते हैं, मतलब कुछ रॉन्ग नहीं है, बट हमें चाहिए कि उसमें उनके लिए बहुत अच्छी है कलेजी, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। एक सवाल आ रहा है सर, मैं गोश्त की बहुत बात हो गई कुर्बानी की, तो मैं चाहती हूँ कि अब कुछ चेंज खाया जाए मेरे लिए। मुझे तो मैंने सुना चने की दाल में भी प्रोटीन होता है, क्या ऐसा है? मैं चने की दाल खा सकती हूँ? बकरीद पे क्या मैं चिकन खा सकती हूँ? नहीं, मैं चने की दाल का हलवा खा सकती हूँ। फनी सवाल भी ऐसे ना उस पे होते थे कि क्या क्योंकि जिन लोगों को गोश्त पसंद नहीं है कि क्या मुर्गी की कुर्बानी क्यों नहीं जाएगी, तो अब ये सवाल भी बनता है, लेकिन बस आप नहीं, आजकल जेंट्स तो मुर्गी को छोड़ के नूडल्स की तरफ जाती है। ये बहुत गलत है। ये फास्ट फूड जो है ना, ये लाइफ से हमारे निकलना चाहिए। अच्छा, ये जहाँ जेंजीज की बात की, मेरे बेटी माशाल्लाह 23 है, बेटा 18 है, तो जैसे मेरी फ्रेंड एक दिन मुझसे पूछने लगी तुमने कैसे अपने बच्चे ट्रेन किए, ये दाल भी खाते हैं, ये हर किस्म की सब्जी भी खाते हैं, इवन तुरई भी खाते हैं, करेला भी खाते हैं, भिंडी भी खाते हैं। मतलब हमारे यहाँ अगर पूछा जाता है ना तो बच्चे खुशी से कहते हैं अरे आज भिंडी बना ले या आज तुरई बना लेना। तो मेरी दोस्त ने एक दिन मुझसे पूछा, मैंने कहा बस कुछ भी नहीं है, कहली वही वाली बात की ये जेंजीज तो आजकल जेंजी वेंजी कुछ नहीं होता, अम्मा जूता सारे जेंजीज की पसंद नापसंद देखते रहो। जैसे मैंने बचपन से अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन किया, खाना लगा और देख के कहा ये नहीं खाना, फिर मैं कहती थी आज तो यही खाना है, इसमें कुछ नहीं मंगाऊंगी, लेकिन आज मैं यही खाऊं, नहीं रोने लगे नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे। मतलब एक दफा मेरे बेटे ने यहाँ तक कहा आप कैसी माँ है, आपका बेटा भूखा सोने जा रहा है और सुबह स्कूल भी, कोई बात नहीं बेटा अंडा तलवा लो, लेकिन मैं बाहर से इस वक्त कुछ नहीं मंगाती, जो घर में पका है वही खाओ, कल खिला दूंगी। और आज आप यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे घर में गोश्त बनता है ना, इवन बकरीद अब आ रही है, बकरीद में वो यही कहते हैं मामा 2 दिन बाद ना प्लीज कुछ दाल चावल और सब्जी बनाइए, बस इतना गोश्त नहीं खाना। मतलब और मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती है तुमने कैसे वो ये यहाँ पर इस लाइन को कट करके पीछे से आए, ईद आ गई है, सॉरी हाँ ओके दोबारा से। अच्छा। तो मेरे बच्चे बकरीद पे भी ये होते हैं कि भाई आप अगर सब्जी बना लें दाल चावल बना लें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वही होता है कि भाई बकरीद पे तो गोश्त का एक चार्म होता है, गोश्त बने, पुलाव बने, नहारी बने या पाए बने, तो वो लेकिन बच्चों को आदत डाली दी है। डॉक्टर सुनीला आप बहुत खामोश हैं। हाँ वो ये अपने हस्बैंड को मिस कर रही है लगता है। सुनीला आप भी कुछ शेयर कीजिए कि ये सब्जी दाल की ये ट्रेंड, इसमें क्या सब्जी कोई आपको पसंद? आप ये बताइए स्किन के लिए क्या क्या चीजें अच्छी होती हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है हम हर चीज के लिए ट्रीटमेंट लें और किस एज से हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए कि हमारी स्किन अच्छी दे। होस्ट को भी होस्ट का काम करने वो कर रहे अच्छा कर रहे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे, उनको गुजारिश कर रहे। मेरे सवाल की बात क्योंकि ना बेसिकली ये लोग बोल नहीं रहे, ईद की बातें करके फिर आपने स्किन की बात करनी है, ठीक है? अच्छा जी, तो क्या पूछे? हाँ थोड़ा सा कंट्रोल करें। जो दाल और सब्जियां हैं, वो दाल और सब्जियां जो हैं ये मुझे बताइए कि एक तो ये क्या आपको पसंद है, और ईद के ऊपर ना गोश्त का जो ये होता है कि नहीं गोश्त नहीं खाना, पसंद नहीं आ रहा, स्मेल आ रही है, क्या आपको भी कुछ इस तरह का इशू है? अच्छा, मुझे सब्जियों में तो खैर भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो भी मुझे अपनी अम्मी के हाथ की बनी हुई। शादी के बाद जो एक चीज़ आप बहुत मिस करते हैं ना आपके अपनी अम्मी के हाथ का खाना, वो वाला टेस्ट होता है कि वो क्या था। तो वो सब्जियां कुछ उनके हाथ की थी जो मुझे बहुत पसंद है, वो अब फील होती है कमी के नहीं यार तब नखरे कम कर लेने थे तो खा लेनी थी वो चीज़ें। और गोश्त के साथ सिनेरियो ये है कि आई एम एलर्जिक टू बीफ, अब मैं बीफ नहीं खा सकती, तो ये इट्स अ ट्रेंड इन माई होम कि अब वो मेरी वजह से बीफ के साथ कहीं ना कहीं हमें बकरा भी लेना पड़ता है कि हम वो नहीं कर सकते। तो मेरा तो सिनेरियो शुरू से ये रहा है कि मैं बीफ नहीं खा सकती क्योंकि मुझे फुल बॉडी पे रैशेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें फिर वो एक जेन्युइन कंसर्न है, बाकी तो यस उसमें सब चीज़ें चल जाती हैं। नहीं तो आपका जो है ये मेरा वैसे तो बाद में खवातीन से भी जो हमारी लड़कियां हैं उन सब से भी सवाल है, लेकिन क्या डू यू थिंक कि शादी आपकी अभी हुई है तो जो टेस्ट चेंज होता है एकदम से ना, आप घर का टेस्ट अलग होता है, एकदम से दूसरा टेस्ट होता है, सो हाउ डू यू कॉप अप विद इट? इवन गोश्त में भी इन सारी चीज़ों में भी डिफरेंट होता है। और हाँ, ये जो आपने बताया है ये एलर्जी है, क्या वाकई रिकमेंड करती है कि बीफ जो है
छोटी उम्र से थोड़ा थोड़ा आपको इन चीज़ों को खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को अडेप्टेबिलिटी हो। छोड़ देते हैं तो वो बहुत एक्सट्रीम पे आई थिंक ये इश्यूज जाते हैं, जो कि हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा कर रही है। अच्छा, जो चेंज, जो शिफ्ट की आपने बात पूछी, शिफ्ट तो डेफिनेटली आया और एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। बात ये है कि मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, बहुत मज़े के खाने बनाती हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खाने बनाती हैं, क्योंकि मेरे घर में खाने का ट्रेंड थोड़ा कम था। मेरे ससुराल में खाने का बहुत एहतमाम होता है, नाश्ते का अलग, दोपहर का अलग, रात का अलग। इवन मेरे हस्बैंड को और कोई शौक नहीं है, उनको खाने का शौक है। मैंने बहुत वेट भी गेन किया शादी के फ़ौरन बाद, फिर अभी मैंने थोड़ा सा उसको कंट्रोल भी करने की कोशिश की है। इसमें एक तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ हम रिकमेंड करते हैं, जिस तरह अभी उन्होंने भी बात की कि आप बच्चों को शुरू से आदत डालें कि वो हर चीज़ खाना शुरू करें। हमारे अपने पेरेंट्स ने हमें ऐसे ही किया। वही बात है कि अम्मी की होती थी चप्पल और सब कुछ के बस खाओ ही खाओ, तो हमने भी खाया है। अच्छा, बीफ एक हद तक तो मैंने भी खाया है। व्हेन आई वाज अराउंड 18 अबव, मुझे नहीं पता उसके बाद ऐसी क्या मेरी बॉडी में फ्लक्चुएशन हुई कि मुझे एकदम ना रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया। तो आफ्टर दैट व्हेन आई कंसल्टेड, बिकॉज आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो तब मुझे फिर डॉक्टर्स ने यही बोला कि यू आर एलर्जिक टू बीफ, क्योंकि मैं जब भी वो खाती हूँ मुझे इशू होना स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे फिर एंटी एलर्जिक्स पे जाना पड़ता है। तो कुछ लोगों में ये चीज़ होती है, ये मसला भी आ रहा होता है। तो अब इसमें दो चीज़ें होती हैं कि अब आपने खाना तो है, आपको मटन से इशू नहीं है? नहीं, मुझे मटन से नहीं है, लेकिन आपने खाना तो होता है। समटाइम्स अगर आपके सामने आ रहा है कुर्बानी का है तो हम ले भी लेते हैं, लेकिन मेरी फिर सजेशन साथ में ये होती है कि तो हाइड्रेशन अपनी ईद पे बहुत ज़्यादा अच्छी रखें, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ हैं, उनको भी पता है कि जब आप बहुत प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, हाइड्रेशन भी नहीं ले रहे, प्लस छुट्टियाँ हैं, खा रहे हैं और बैठे हुए हैं और दावतें चल रही हैं, प्लस गर्मी है, तो आफ्टर ईद बहुत सारे केसेस जो है ना वो रिपोर्ट होते हैं, ब्लोटिंग के, स्टमक एसिडिटी के इशूज़ के। तो एक तो थोड़ा सा बैलेंस को रखें उसको ना, कि बिल्कुल ही गोश्त पे ना चले जाएँ, थोड़ी बहुत सब्जियां भी साथ में ऐड कर लें, मतलब कॉम्बिनेशन बना लें, हाइड्रेशन अच्छी रखें और बैलेंस डाइट के साथ जाएं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ईद पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे अम्मी कहती है मैदे में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कुछ नादिया अभी पूछना चाह रही थी। मैं इनकी बात को भी कनेक्ट करूंगी और आपकी बात को पहले मैं कनेक्ट करूंगी। जैसे आपने कहा कि मैदे में गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप ले लेते हैं, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी इस चीज़ से कि जब आपके मैदे में गर्मी होती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपके ब्रेन फंक्शंस भी आपके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आपको बैठे बैठे फीलिंग आना शुरू हो जाती है, आपको बिला वजह के फोबियाज होने लगते हैं, बिला वजह की आपको एंजाइटी होने लगती है, बिला वजह का आपको डिप्रेशन होने लगता है। जो चीज़ आपकी कहीं कनेक्ट भी नहीं हो रही थी, खामखा का एक ब्रेन फंक्शन आपका डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका गट डिस्टर्ब होगा, आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब होगी। तो स्पेशली बकरीद पे लोग ये भी ख्याल किया करें कि अगर खा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा एतदाल से खाएं और हर चीज़ को एक तरीके से लें। लाइक जैसे अभी हम वही बात कर रहे थे कि अगर आप दिन में 3-4 पोर्शन ले रहे हैं, दावतें हैं या कुछ भी है, उसको एक तरीके से पोर्शन में कंट्रोल कर लें, तो आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, आपकी हेल्थ भी कंट्रोल, ताकि फाइबर जो होता है ना उसमें फाइबर। ये तो बड़ी अच्छी बात की हमने। अच्छा, हम रायता और सैलेड के बगैर तो मुझे नहीं लगता कि दावतें पूरी होती हैं, वो ज्यादा अच्छी लग रही होती है वो चीजें। और ज्यादा गोरे अगर आप मूवीज भी देखें, ड्रामास भी देखें, तो पहले वो बच्चों को सैलेड का पार्ट खिलाते हैं, फिर उसके बाद वो खाना खाते हैं और एक छोटा डिजर्ट का पार्ट होता है। तो ये हम लोग खाने के साथ डिजर्ट खाते हैं, पहले डिजर्ट, ताकि आपका पेट थोड़ा भर भी जाए। और फिर भी हम देखें ना, तो जो हमारी बैलेंस्ड प्लेट होती है ना, उसमें भी एक प्रॉपर पोर्शन होता है सैलेड का। तो इसीलिए होता है कि हम हाफ प्लेट सैलेड की हम रिकमेंड हाँ प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। वो बहुत लो कैलोरीज होते हैं और उसमें फाइबर भी होता है, उससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। और उसके अलावा साथ में जैसे अभी ईद है ना, इसमें लोग गोश्त खाएंगे तो उसके साथ उनको दही भी लेना चाहिए, पानी का इंटेक ज्यादा करना चाहिए, ताकि जो है ना कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी और इनडाइजेशन ना हो। लेकिन ये जो साथ में है सामिया, आपने देखा होगा, अभी हमारे पास भी खैर दूसरी ड्रिंक्स पड़ी है, साथ में कोला रखना बहुत जरूरी है। ये सब है जो ये आपके तबाही बर्बादी करता है, जो तबाही करता है आपकी, आप सोच में इवन के पानी रिकमेंडेड नहीं है खाने के साथ। ये रीजन है मेरी डेफिशिएंसीज की, मुझे लगता है जो मुझ में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं आयरन की और एनीमी को, मुझे लगता है मैं कोला बहुत पीती हूँ। मतलब जो खाने में पूरी कोक की बोतल पी जाती थी। एग्जैक्टली, अच्छा वो आप कैफीन हिट करता है। हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो इसका ये है कि आप उनको एक अच्छे ऑल्टरनेट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे आप लेमनेड ले लें घर का, आप पानी का इंटेक अच्छा रखें, लस्सी बहुत अच्छा है। बस वही मिंट मार्गरीटा द बेस्ट वन जो आप घर बनाएं, 7 अप बिना डालें, पानी में बनाएं, आइस में बनाएं, बिल्कुल। जैसे उन्होंने कहा मिंट मार्गरीटा मैं ईद पे या बकरीद पे ही करती हूँ, क्योंकि उस वक्त आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता, बिजी रूटीन आपके चल रहे होते हैं। क्यूब्स बना के रख दिए
और उसके बाद उसमें थोड़ा सा बस आपने अपने पसंद के हिसाब से 7 अप ले लें, और अगर नहीं भी लेनी तो उसको पानी में भी आप बना लें तो बड़ा मजे का लगता है ठंडे पानी में बना के। अगर आप बिल्कुल तो आपका डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और टेस्ट भी आ जाता है। आई होप हमारे व्यूअर्स इन टिप्स को भी सुन रहे होंगे और इस पे अमल भी करेंगे। गपशप एक तरफ है, लेकिन थोड़ा सा ना हेल्दी टॉक भी जरूर मैटर करती है, तो इसलिए हमें इनको देखना चाहिए। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है जी? नेक्स्ट सेगमेंट में हमें इनसे थोड़ी सी हो जाती है चिट चैट, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कुछ मजे के। तो क्या करें जी? आपसे मूवी बताएं जी, कौन सी मूवी बहुत अच्छी लगती है? चलिए जी बताएं, आप बताइए। अच्छा मैंने कहा शायद पार्टनर पहले आपसे सवाल है जनाब। आप हमें थोड़ी ना फिल्मी हीरोइन भी लगती हैं, आपकी लुक्स, आपकी बातें, आपकी अदाएं, इसलिए सबसे पहले सवाल भी आपसे हुआ है। मैं अगर बताऊं तो मैं टीवी स्क्रीन टाइम नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल नहीं देखती, सीरियसली नहीं लगता नहीं है इतनी आप जितना तैयार हैं, हमें जब से लगता मेरा बेटा हुआ है मैं बिल्कुल नहीं देखती, मेरा स्क्रीन टाइम नहीं है, बिल्कुल जीरो है। लेकिन ये कि अब चलते फिरते किसी से सुन लिया, हाँ सॉन्ग्स बहुत सुनती हूँ मैं, झूठ क्यों बोलूं। तो बस गाना सुना दें। चले जी क्वेश्चन मरियम से है, मरियम अपनी सिंगिंग हमें सुना दे। साथ कौन देगा मेरा? सब देंगे, सब कौन सा देंगे। गाना बताएं जी? आपको क्या पसंद है? जो आप तब पसंद क्या सुना दें? जो सबको आता हो वो। नहीं आप गाए, हम गा लेंगे आपके साथ, आप चूज करो। आपको आजकल कौन सा गाना पसंद है, या आप अक्सर क्या गुनगुनाती रहती हैं, वो हम गा लेते हैं। सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं सारे इंडियन सुनती हूँ। कोई बात नहीं, हम गा सकते हैं। कोई जो ऐसा सबको आता हो वही गा देते हैं। कौन सा छोड़ दें आप उन्हें पता है कि मैं सिंगिंग में कितनी बुरी हूं, तो मैंने कहा छोड़ साथ तो देंगी ना, पता होता है कौन सा। मैं साथ भी ना दूं तो अच्छा है, मेरी आवाज अलग ही लगेगी आप लोगों से, कुछ अलग। हम बहुत सारे हैं, नीले नीले अंबर पर चांद जब आता है, या फिर कोई भी ऐसा हैपनिंग हमने। अच्छा आजकल ओएसटी हमारे इतने प्यारे आए हैं पाकिस्तानी, आपको भी कौन से मुझे पता, ओएसटी बड़े प्यारे आए हुए, कौन सी पता वो क्या है, वो क्या था, मेरी जिंदगी, हानिया आमिर की। हाँ मेरी जिंदगी है, हाँ है ना, वो है या खुशी है तू, वो जो हानिया आमिर और फहद में थोड़ा सा क्या था, पूछे जरा। I think ये था, ये जिंदगी है। अच्छा she's right, वही वाला। लेकिन आगे कुछ और था, लेकिन मेन लिरिक्स उसका यही है। स्टार्ट से कौन सा? मेरी जिंदगी है तू गम है खुशी है, मतलब ठीक है हम वही कर लेते हैं। चैन के इस दौर में सब मिलके आफतों के इस दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, हम ये मिलके भी कर सकते हैं। ठीक है, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, नहीं थोड़ी हो, मेरी जिंदगी है तू, आफतों की दौर में, आफतों की दौर में, चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू। डेडिकेटेड टू ऑल आवर व्यूअर्स। बहुत अच्छा जी, और मरियम ने बहुत अच्छा गुनगुनाया, कभी गा लिया करें, काविश की आपकी प्यारी आवाज आज हम भी सुनना चाहेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं अगर बीच में गुनगुनाई तो मेरी आवाज डिफरेंट ही, कोई मसला नहीं है। आप अच्छा हमें शेर सुना दे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में एक बकरा। ये तो नहीं। अच्छा शेरो शायरी तो मुझे सिर्फ इकबाल की आती है, और वो सुनाइए उसी से बचपन से इंस्पायर, उसका कोई भी सुन ले आप। निगे बुलंद सखन दिल नवाज जान पुरसोस, यही है रखते सफर मीरे कारवां के। क्या बात है, वाह वाह। इकबाल की शायरी की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, उनकी स्टोरीज की मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी हर डिबेट में वो होते थे, हर डिबेट में जब मैं डिबेट्स करती थी स्कूल लाइफ में भी। तो अब हम आते हैं जी किसकी तरफ आए, किससे पूछें? शेरो शायरी नादिया ने सजेस्ट किया, इन्हीं से सुने नज़म आज पूरी। जी सुनाएं जी। हाँ जी, हो जाए, सोचना पड़ेगा। जोर से किया, मुझे लगा शायद आपको आमद हुई है शायद। वैसे वाकई में आपका तो बनता है अच्छा सा शेर, अच्छा सजेशन ही लगता है कोई अच्छी सी है, कोई है सोच में है आपकी। सोचना पड़ेगा, वैसे आती रहती है, आमद आती रहती है, लेकिन बड़े मजे की बात। कुछ भी सुना दें जो आपका जो सा भी शेर है। सोचना पड़ेगा। तू छत में ना आती मैं दीवाना ना होता, तू वट्टा ना मारती मैं काना ना। मेरी बात सुने, ये मैं आज
एक बात बताने लगी, आप लोग हर दफा कहते हैं कि आखिर ट्रक वालों को इतने अच्छे शेर मिलते कहाँ से? मैं छत पे खड़े होके ना शेर पढ़ रही होती हूँ, साथ जो गुजरते हैं। वैसे ये बड़ी मजे की बात है। मैं वाकई में नाज़रीन को पता चल गया, क्योंकि उसको ढूंढ रहे होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यार हमें मिल जाए, हम उससे शेर लिखवाएं। बिल्कुल सारे चार्ज पूरा करेंगी, पेमेंट आपने पूरी कर ली, आपको सबसे अच्छा शेर मिलेगा। आज से हमने आपको बता दिया बेस्ट शायर ऑफ द ट्रक। एक और आ रहा है जब आपने मेरी इतनी तारीफ की, मजा आ रहा है कसम से। मैंने महबूब को दिल दिया निशानी समझ के। अच्छा, मैंने महबूब को दिल दिया निशानी समझ के, वो खा गया उसको खुबानी समझ के। आज तो सीजन दिया ना खुबानी, तो प्लीज लोगों के दिल खुबानी समझ के ना खाएं, खुबानी को खुबानी खाएं, दिल को दिल रखें। जी शुक्रिया। एक और सुनीला के शेर के बाद एक और मैं इनसे सुनूंगी, मुझे ज्यादा मजा अपनी होर से अच्छा, शेर शायरी जिस वक्त कोई मेरे भी जहन में नहीं आ रही है। अभी हम मूवीज की बात करे थे तो उसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ, क्योंकि सिंस मैट्रिक मैंने भी ना टीवी नहीं देखा, मूवीज नहीं देखी, बहुत कम स्क्रीन टाइम था कि आप स्टडीज में होते हो। बस आई वाज द एल्डेस्ट इन माय होम, तो बहुत सारी और चीज़ें भी मैं मैनेज करी थी, पढ़ाई भी करी थी, सब कुछ। अभी मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है मूवीज का, सीजन्स का, तो उन्होंने बहुत सब देखे हुए। कोरियन के तो खैर वो बहुत ही कोई बड़े फैन है। कोरियन के होते बड़े रोमांटिक और बड़े मजेदार हैं। सिंस ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड। जब हम अच्छा, अब शादी के बाद ही आस्क्ड मी कि अच्छा सनीला तुमने ये देखा? मैंने कहा नहीं। अच्छा थोड़ी देर बाद सनीला ये वाली मूवी देखी है? मैंने कहा नहीं। ये वाला सीजन देखा नहीं? फाइनली ही सेड कि तुमने सारी जिंदगी में किया क्या है? तो मेरे ससुर पास ही बैठे थे, तो अंकल ने कहा बेटा बस अब तुम आ गई हो ना, अब तुमने यहाँ पे आके मूवीज ही देखनी है। तो फिर शादी के बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे सबसे पहले एक कोरियन सीजन दिखाया, व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। अच्छा मैंने वो भी नहीं देखा था, बहुत उसकी हाइप थी ये। तो ही सेड कि पहले तो फिर अब तुम ये देखो। उससे लेके अभी तक मैं कोई 4 कोरियन सीजन्स देख चुकी हूँ। कोरिया चली जाए अब आप उनको अच्छा, अभी यहाँ सरीना में कोरियन फेस्टिवल हुआ ना, मैं गलती से चली गई। एंड कैन यू इमेजिन, you went there? Oh yeah, I went there. इंटेलिजेंट क्यों हो गई थी आप उस दिन? मैं और गई अच्छा, और मेरा प्लान मैं था, अंदर नहीं जा सोशल सकी, मीडिया मैं बाहर ही रही। और आप इमेजिन करें कि वो उनका ना कोई वैसे ही आई थिंक कोई सपोर्ट स्टाफ भी गुजरता था ना, अगर वो कोरियन होता था, वो चीखें मार रही हैं, आगे आ रही हैं, पीछे गिर रही है, जबकि वो स्टार भी नहीं है, सिंगर्स आए थे ना, के पॉप आई थिंक आए थे। तो उसमें मतलब द लव द गर्ल्स हैड फॉर द कोरियन गाइज, मुझे तो वो एंड ऑल जेन जी जेन एक्स आपके वहां पर थे, और मैं वो वीडियोस बना रही, चीखे मार रहे, जरा सा शोर, मुझे लगता था मैं कहती थी पता नहीं कौन आ गया। तो उनका स्टाफ वाला ना कि शायद साइड पे होता था, ये होता था, they were in love with them and I think बड़ा टर्किश ड्रामा के साथ ना बुरा बहुत ज्यादा एडोर हमारे लोग इसलिए भी करते हैं बिकॉज़ ऑफ द कोरियन स्किन्स एंड द कोरियन एस्थेटिक ट्रेंड्स, और कोरियन की जो कोरियन रोमांस जो है ना, वो उस चीज से उन्होंने बहुत स्किन को रोमांटिसाइज किया। लेकिन अगर हम देखें तो जेन्युइनली क्या चीज होती है कि जो स्क्रीन पे वो दिखा रहे हैं एग्जैक्टली वो चीज होती नहीं है। हाँ, जो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और इवन हम क्यों होता है कि ऑब्सेशन में आके हम इतना एक्सपेंसिव कोरियन स्किन केयर भी ले लेते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट कि हमें नहीं फील हो रहा। आप जैसे कोरियन स्किन की बता रही है, कोरियन ग्लास स्किन जो हम बड़ा सुन रहे होते हैं, हर प्रोडक्ट को यही कह के इसका क्या राज है ये देखिए। अब उसमें होता है कि वी आर एशियंस ना, तो हमारा स्किन टाइप और कोरियन का स्किन टाइप बहुत डिफरेंट है। कोरियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली कोरियंस के लिए बनाई गई, तो उनकी स्किन पे तो वो बहुत एक अच्छा काम करेंगी। हो सकता है उनको वो कोरियन ग्लास मिल भी जाए स्किन, हमारी स्किन पे वो चीज़ काम करेगी जो हमारी स्किन के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए। तो ग्लास स्किन अचीव करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, अगर आप अपनी स्किन को हेल्थ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल, कि आप खाने में क्या ले रहे हैं, आपका सोने की उठने की रूटीन कैसी है, स्ट्रेस कैसा है, हाइड्रेशन कैसी है, स्किन की रूटीन कैसी है। अगर आप एक अच्छे पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, हेल्दी स्किन केयर को फॉलो करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग भी नहीं होती, जो आपकी स्किन को रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी ग्लास स्किन अचीव कर लेते हैं। दैट इज बेसिकली अ हेल्दी स्किन जिसमें कोई पिंपल ना हो, कोई स्कार ना हो, कोई ब्लेमिशेस ना हो, एंड दैट इज वेरी मच अचीवेबल। अब उसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी हैं जो कि हम रिकमेंड भी करते हैं, डिपेंडिंग कि आपको नीड है या नहीं है। आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे रीजनरेशन मेडिसिन में बहुत काम हो रहा है कि हम रीजनरेशन की तरफ जा रहे हैं, एज रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं, इंस्टेड कि हम बहुत आर्टिफिशियल फिलर्स और बोटॉक्स करें, वो चीज़ थोड़ी सी ट्रेंड से बाहर जा रही है। सो वी आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन दैट कि हम अपनी स्किन की कंडीशन को बेहतर करें, हेल्दी स्किन को प्रमोट करें,
कि जितना वो हेल्दी होगी उतना उसकी एजिंग जो है वो स्लो डाउन होती जाएगी और आप एक लंबे अरसे तक खूबसूरत रहेंगे। ऐसा ही है। दो चीजें मैं अगर ये जो आपने ग्लास स्किन बताई है ना, ये मुझे आज तक ना इसकी मिथ समझ नहीं आई। मुझे तो लगता है वो ग्लास स्किन करते करते ना ग्लास ही नजर आता है आपको सामने, और कुछ से कुछ बना के आ जाती हैं खवातीन। और खासतौर पे जो मैंने देखा है जो 40+ लेडीज होती हैं उनको तो ऐसे होता है कि आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। मतलब हालांकि आप उस एज में भी अगर आप अपनी वही बात है हेल्दी रूटीन रखो तो आप उसको ठीक लेकर चल सकते हो। यू आर नेवर टू लेट, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जब आप स्टार्ट करें तभी करें बेहतर करने के लिए। मैं बस यहाँ पे एक छोटी बात ऐड करना चाहूंगी कि ना जब आपकी मतलब हेल्थ जो है ना आप उस पर जब फोकस करोगे ना ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करेगी। जब आप हेल्दी ईटिंग की तरफ जाओगे, हेल्दी हैबिट्स को अपनाओगे ना तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। क्योंकि अंदर मतलब मेरे ख्याल से इंटरनल जो डेफिशिएंसीज हैं अगर वो आपकी प्रॉपर होंगी ना तो आपकी स्किन पे भी आएगा। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम कोक नहीं छोड़ेंगे। कोक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मैं भी इसमें एक चीज ऐड करूंगी क्योंकि ये दोनों स्पेशलिस्ट बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। बीइंग अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, आपका लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, बिला वजह की ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी हर चीज़ को ख़राब कर देती हैं। चाहे आप फिर अच्छी डाइट ले रहे हों, चाहे आप अपने स्किन केयर अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपका ब्रेन हेल्थ सही नहीं है आपकी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं ऑब्वियसली, तो उनको ये लोगों को हम जब अवेयरनेस वर्कशॉप्स कराते हैं लोगों को ये बात ही नहीं पता है कि ओवर थिंकिंग करना या डिप्रेशन, एंजाइटी, लोग इसको इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं। में हो सकता है, यकीन करो मैं तो सारा दिन पैनिक रहती हूँ, काम ही इतना होता है एग्जैक्टली उसके ऊपर मैं सोचती हूँ एंजाइटी और उसके ये चीजें सोसाइटी इनकलकेट भी कर रही है आपके ऊपर, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन। उसमें सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि हमारा पीयर प्रेशर जो ना, हमें ज्यादा जो लोग ऑब्सेस्ड है ना कि ग्लास स्किन हो जाए, हम बस पतले लग जाए, वो अपने लिए सोच के नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं कि आप खुद को अच्छे लगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, वो एक अच्छी चीज़ है। बट इशू ये होता है, अब बहुत सी खवातीन आती हैं, हाय फलां ने कहती है तुम्हारी डबल चिन हो रही है तो अब मुझे इसका कोई ट्रीटमेंट करना है, तो आप फलां के लिए नहीं करें, अपने लिए करें। तो ये सोसाइटी क्रिएटेड प्रेशर जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा जो है उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि स्ट्रेस बेसिकली उनको कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे सकता है। मेन जो जितनी भी डिजीजेस आ रही हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक इश्यूज आ रहे हैं, वो आ ही इस वजह से रहे हैं कि लड़कियां बहुत स्ट्रेस ले रही हैं। जितने हार्मोनल इश्यूज हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं स्ट्रेस की वजह से। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, एक्टिविटी लेवल बिल्कुल जीरो, पूरा दिन स्क्रीनिंग, तो फिर वो इस वजह से ये सारा। और दूसरी चीज़ जो ग्लास स्किन का आप मुझसे पूछी थी ना, देखें अब बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे ऐसी हैं जो फिल्टर्ड हैं, ठीक है। अब पेशेंट या जो भी लोग हैं जो भी इस चीज़ को करना चाह रहे हैं, हम भी फिल्टर्ड होते हैं, हमने अपनी सेल्फी लेनी है फिल्टर पहले में लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो कंपेयर फिल्टर से कर रहे हैं और वो मुझे पिक्चर फिल्टर वाली दिखा रहे हैं कि हमें ये वाली ग्लास स्किन चाहिए, लेकिन रियलिटी में और सोशल मीडिया के फिल्टर्स में मार्जिन लाइन जरूर है। रियलिस्टिकली जो ग्लास स्किन है वो क्या है कि स्किन हेल्दी है, उस पर पिगमेंटेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई फाइन लाइंस कम है, पिंपल्स नहीं है, एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन है कि आप फ्रेश लग रहे हैं, ठीक है। मेकअप के बगैर भी आपको देखें तो आप फ्रेश लग रहे हैं, डल नहीं लग रहे, टायर्ड नहीं लग रहे। तो जो एक ग्लास स्किन आपको फिल्टर वाली मिलती है वो एक मिथ भी है और एक हमारे माइंड का बना हुआ परसेप्शन भी है। अब ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही बस चमक जाएं कि आपके मुंह से अगले में देखा नजर शुरू हो जाए। सो ग्लास स्किन इज बेसिकली अ हेल्दी स्किन। हाँ, तो यहाँ पे बस इतने सारे एस्थेटिक्स से मिलने की वजह से, NHS के साथ UK में काम करने की वजह से, आपको मैं बात बताऊं कि जो इवन मेंटल हेल्थ है और ये सब है, खाने भी इसके ऊपर इतने असरअंदाज कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं है। जब आप फ्राइड चीज़ें लेते हैं, जैसे उन्होंने पहले बताया कि आपकी गट हेल्थ जब मुतासर होती है तो आप फजूल बातें शुरू ना करो। ये सर्कल आप क्रिएट कर रहे होते हैं। जब आप हेल्दी ईटिंग नहीं करते तो आपकी गट हेल्थ अजीब हो जाती है, वो आपको फजूल सोचे देती है, वो सोचे आपकी पेनिट्रेट करती हैं, बढ़ती हैं। तो सबसे पहले अपने खाने को ठीक करें, अपनी हेल्दी, और स्पेशली 7 बजे रात के बाद कुछ नहीं खाएं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी स्किन, मेरा सब कुछ बंद कर ये मेरी स्किन जो बनना शुरू होती है ना, मैं 7 बजे के बाद मेरा सब कुछ, मैं मुझमा के साथ हूं, मैं मर जाऊं कसम से, मैं क्या करूं? नहीं कोई बात नहीं, आप बताएं। ये भी एक मिथ है कि 7 बजे के बाद नहीं खाना, सूरज डूबने के बाद। हमारे जिस्म को नहीं पता कि सूरज डूब रहा है या नहीं डूब रहा है, इतने बजे खाना है। बस आपने ये करना होता है कि मतलब खा के ना फोन लेटना नहीं होता, मतलब सोने से 3 घंटे पहले आपने खाना खाना। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हो ना, दिस इज द वन ऑफ द NHS की रिसर्चेस जिन्होंने बात निकाला है, जो आपकी बॉडी क्लॉक होती है, और वो NHS इसलिए नहीं
ताकि आपकी ग्लास सावर स्किन बन जाए, वो इसलिए निकालता है कि जो आपके पेशेंट्स होते हैं ना, जिनकी रिकवरी स्लो होती है, उनको सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो आपका 7 बजे का मेटाबॉलिज्म टाइम है ना, उसके बाद आपको क्यों कहा जाता है कि ईशा के बाद सोया जाए। आप जितने भी मेथडोलॉजीज उठाओ ना, व्हाई, बिकॉज जो आपकी रिपेयरिंग है ना स्किन बॉडी आपकी लेट मी फिनिश, हाँ मुझे बात खत्म करने दो, फिर अपना पॉइंट भी कहना, वरना ईद में लगेगा कि मैं कोई डॉक्टर साहब अपनी दुकान पे। तो अच्छी बात है कि स्किन को बस आपने ये करना है कि हाइड्रेट रखें। अगेन हम लोग क्यों ये बात कर रहे हैं समिया, कि इसका वो क्या है कि आप भी, मैं भी, हम सब इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपकी ना, जैसे उन्होंने कहा स्टैटिक जाने से नहीं होती कि ये दिखाएं, ये मुझे फिलर लगा दें तो वो हो जाएगा। आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, सेहत बनानी पड़ेगी, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तब जाके जो, जैसे आपने ग्लास आवर का पूछा, ये सारी चीज़ें अचीव होंगी। हाँ जी, ये कह रही थी कि ये जो है बॉडी पे होता है। मैं ये कह रही थी कि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो मतलब इतने बजे के बाद खाना ना खाए। मतलब हर किसी की लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, हर किसी का मतलब सोने के टाइम डिफरेंट होता है। आप आजकल आपने देखा होगा कुछ लोगों की ना नाइट ड्यूटी होती है, तो फिर उनके लिए मुश्किल होता है। फिर वो क्या करते हैं, 7 बजे के बाद कुछ खाते नहीं है, तो बहुत देर अगर आप मतलब लॉन्ग फास्टिंग करेंगे ना, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। अच्छा, एक पेशेंट और भी है ना मेरा, मैं बता रही हूँ, मैं उस्मा के साथ रहूं तो मैं तो जिंदा ही ना रहूं, मैं क्या करूं। मेरे जैसे बंदे के लिए कुछ टिप बताएं आप सारे। नहीं, आप देखो, फ्राइड चीजें नहीं खाओ 7 बजे के बाद, आप फ्रूट का पोर्शन लो, थोड़ी किसी हेल्दी चीज का पोर्शन लो, लेकिन ये नहीं है कि जैसे हमारी ना लेट नाइट मंचिंग हो रही होती है, फूड पार्टी से खाने आ रहे होते हैं। अगर ये वॉच कर रहे हैं ना, वो कहेंगे मैं इसको 2 दिन उस्मा के घर छोड़ूंगा, मैं इसको 2 दिन उस्मा के घर छोड़ूंगा। देखिए जैसे चीट डेज होते हैं तो आप उसमें एंजॉय करो ना। पता नहीं चीट डेज कहां से आते हैं, लेकिन इंसान जिंदा है। मेरे ख्याल से लॉयल डेज कम हो गए, चीट डेज ज्यादा हो गए। देखिए, खाएं पिए, एंजॉय करें, छोड़ दें ईद के दिन सोचना, और ये वो डेली एंजॉय करें। मेरे वाली लाइफ गुजारें, कुछ नहीं, जब आपने जाना है तब तो जाना है, उससे पहले बात ही खत्म करें। तो पढ़ना ही है तो पढ़ना है, छोड़ो। स्ट्रेटजी ये है कि क्या हम मर जाए हैं, जिंदा ही ना रहे, एंजॉय करें। आप टूट के खाएं 7 बजे के बाद, बीमार हुए ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मैं जैसे ऐसे ही एक दिन ना, मैं ऐसी कोई बात कर रही हूँ ना, तो मैं अपनी उस बात को खुद ही कहती हूँ कि मैं ज्ञान दे रही थी। तो मैं अपनी दोस्त को ऐसे एक दिन ज्ञान दे रही ना, इसी तरह का, मुझे कहती है देखो बहन, पता नहीं इस ज्ञान को पूरा करने के लिए भी कल मेरी जिंदगी होगी कितनी है। मरियम कुछ आप ही बोले यार, आज कितनी खामोश आपने की है। मैं खाना पीना एंजॉय करके खाने पीने में गुम हो गई हूं। खामोश हो गई, मरियम बहुत सुन रही है आप। मैं खाने पीने में गुम हो गई हूं कि आप क्या खाना चाहिए, खाने का टाइम होता जा रहा है। आप बनाती क्या हो? अच्छा ये बताओ। मैं खाती बहुत अच्छा हूँ। नहीं, उल्लू बनाती हो, खाना भी बनाती हो? खाना मैं बनाती हूँ, मुझे सब कुछ फास्ट फूड भी आता है, बेकिंग भी आती है, सब। लेकिन सिर्फ शादी से पहले नहीं आता था, कुछ भी शादी के बाद आप देखिए कराची वाले, आप तो कोई बात ही ना करें ना, आप लोग तो मेरे ख्याल से दाल को यूं हाथ लगाते हैं टेस्ट आ जाते हैं। बात है, आज कराची वाले ज्यादा बैठे हुए है ना। अरे मैं भी कराची की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी मुल्क की ना खूबसूरती है। मतलब आप उठाएं कराची के खाने, लाहौर के खाने, बस इस्लामाबाद को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये दोनों जो है ना, कराची एंड लाहौर, क्या जी मजा आ जाता है जाके। नहीं, कश्मीर के भी बहुत मजे की डिशेस बस वो उधर रात को जैसे आते हैं मेहंदी को बनाना होता है ना, उसी तरह से गोश्ताबे भी रात को ही कूटने होते हैं पूरी रात। एक चीज की मुझे, मैं कश्मीर का पूछूंगी, हर खाने में कश्मीरी मिर्च कहाँ से आ जाती है? ये इसका क्या सवाल है, जरा बताएं। मतलब उसका क्या एरोमा है, क्या वो खास कोई कश्मीर की जमीन पे बनती है, वो क्या होती है? असल में तो अगर आप जितना भी देखें ना, कश्मीरी फूड इज मोस्टली मिल्की बेस्ड ना, गोश्ताबे, उसके अलावा वो जो एक और आपकी लैंड की बहुत मशहूर डिश है, उसमें दूध डलता है सब में, ठीक है। लेकिन ये जो ये है ना ग्रीन वाली, ये सुखा के ना, ये होती है जो आपकी ना दादियाँ नानियाँ आपके छतों के ऊपर ना सुखाती हैं। और जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है ना कि आपकी खुबानी, सेब और ये सब ड्राई हो रही होती हैं, बाहर ड्राई किया जाता है, तो उसी तरह से बगैर प्रिजर्वेटिव्स लगाए ये ना छतों पे सूखती हैं। और ये उस जमाने में होती है जब आपकी ना ये सरसों आती है, तो उसमें ये ट्रेडिशन है कि उसमें वो रखती जाती हैं और उसके बाद वो सारे साल इस्तेमाल। मुझे जानना था, आज देखो मुझे पता चला। मैं कहती थी हर खाने में ना आजकल कोई आप रेसिपी देख ली कश्मीरी मिर्च, और उसका अलग ही फ्लेवर होता है, बड़ी मजे की वो लगती है, रियल होती है। अच्छा, उस्मा ने बड़ी अच्छी कश्मीरी मिर्च पे तो बताया,
उसमें थोड़ी सी और रोशनी डालें। आप कश्मीर की जहाँ बात हो रही है, कश्मीरी चूड़ियों और कश्मीरी झुमकों के ऊपर, जो कि ईद के ऊपर इतना कश्मीर से कभी कश्मीर में ना, अच्छा जिसकी शी इज वेरी राइट एंड यू आर आल्सो वेरी राइट कि कश्मीर के हाँ कौसई कज़ाब के जो उसमें रंग है ना वो कश्मीर की ब्यूटी से रिलेट होते हैं, लेकिन उसकी झुमकारियां जो है ना वो कभी ना मैंने कश्मीर में जिंदगी में देखी ना वो, क्योंकि बेसिकली ना जो आपकी सिल्वर एस्थेटिक ज्वेलरी है ना, और वो भी ना ज्यादातर जो हमारी खवातीन जैसे दादियां हैं वो सब हैं, तो वो ना एक क्या कहते होते रॉयल्टी के लिए पहनती थी कि हमारे लिए वो, उनमें कभी भी यूं लटक के ना छम छम ये नहीं होती थी, बिकॉज़ कराची से और लाहौर से हाँ वो एज पे होता है, कश्मीरी रख के ना ब्रांड आप लोगों के नाम के ऊपर बेची जा रही है। असल में तो आपको पता है कश्मीर की वो मकबूजा कश्मीर लोग मोहब्बत करते हैं, तो जब वो आपको कोई चीज ऐसी आए कि जो ये इसको ना इस चीज के साथ इसका लिंक अप है, जैसे फलस्तीन के साथ कुछ भी ऐसा आ जाएगा तो लोग बहुत प्यार से लेते हैं, तो वो मोहब्बत है कि बस वो फॉरेन में इस तरह से लेते हैं, हमारी खूबसूरती है सब यहाँ मुल्क की। जी फरवा आप फिर खामोश हो गई भाई, आप बताएं जी इनसे गाना गवाएं फिर ये और खामोश हो जाएगा, शेर सुनाएं गाना गाएं कुछ तो करें आप, कुछ पार्ट बने आप भी इस गेम का, कोई शायरी शेर व शायरी नहीं आपको कुछ नहीं है? अच्छा चले कुछ कोई खाने की कोई तरकीब कोई कुछ बता दे, अंडा कैसे उबलता है कितने टाइम में उबलता है? सबसे आसान सवाल ये 5 मिनट में उबल जाता है। अच्छा 5 मिनट में आगे शो होना कितना नहीं 4 minutes and 50 seconds में नहीं ये इसके बाद हाफ बॉइल्ड होगा या फुल बॉइल्ड होगा? 5 मिनट में तो थोड़ा हाफ बॉइल्ड होगा। नहीं आप उसने सही जवाब दिया, इतना ही होता है ठीक है। और आप कोई खाने की रेसिपी शेयर करना चाहो? मुझे लगता है कि आप कभी तो कोई शेर सुना होगा, कभी कोई ट्रक के पीछे सुना होगा, कभी देखा होगा। हाँ शेर शायरी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं आती। गाना न्यूट्रिशन फूड में कोई सैलेड में कोई हमारे साथ अच्छी शेयर करना सैलेड रेसिपी। सैलेड की रेसिपी यही है कि मतलब आप नॉर्मली जो आपको पसंद है वेजिटेबल्स, जिससे आप खीरा ले लें, उसके अंदर आप बंद गोभी डाल लें, प्याज टमाटर। आंटी अगर आप शो वॉच कर रही हैं ना, आपकी बेटी का हमें पता चल गया वो कितनी आपकी हेल्प कर पाती है। हाँ नहीं अच्छा है उन सारों को लेके आप क्या अच्छा ये तो सारी नॉर्मल चीजें होती हैं। व्हाट अबाउट द सॉस? क्योंकि ज्यादातर में अगर आप वो 1000 आइलैंड डालते हैं, ये चीजें डालते हैं, वो तो फिर आपकी देखिए मैं वही बताने लगी थी ना कि मतलब डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पे। अब आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर लें। उसके अंदर फिर आप प्रोटीन के लिए चिकन भी ऐड कर सकती हैं, आप उसके अंदर अंडा भी ऐड कर सकती हैं। फर्दर मोर अगर आपने और कुछ ऐड करना है लाइक हेल्दी फैट्स वगैरह, तो आप और भी लाइक चीज़, कॉटेज चीज़, ऑलिव्स ऐड कर सकती हैं, तो आप एक बहुत अच्छा सा सीजर सैलड बना सकती हैं। और सॉसेस पे डिपेंड करता है, अगर आप मायो और 1000 आइलैंड की तरफ जा रही हैं तो ये होता है कि वो थोड़ी सी कैलोरीज में उसको ज़्यादा ले जाता है, क्योंकि हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं ना वो ऑलमोस्ट 0 कैलोरी to 505 इतनी कैलोरीज होती हैं उनकी, तो वो उसको उसकी कैलोरीज जो है ना वो इंक्रीज कर देते हैं। तो आप उसके लिए मतलब हेल्दी सॉस की तरफ भी जा सकती हैं। आप उसमें लेमन जूस डाल लें, आप उसके अंदर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, आप ब्लैक पेपर डाल लें, तो उसका एक बहुत अच्छा सा उसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। अच्छा इरम आप ये ना बताएं, आप ये बताएं आप घूमने फिरने कहाँ जा रही हैं और कहाँ की शौकीन है ये ईद हॉलीडेज में? अभी तो हमारा ज्यादातर हम एक ही जगह जाते हैं और वो है नथिया। नथिया गली इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। डू यू बिलोंग टू मरी? अच्छा ऐसे ही मतलब अभी मतलब ये होता है ना कि नारायण खगान की तरफ जाना थोड़ा वो रश एक टाइम चाहिए उसके लिए प्रॉपर, तो फिर पास हमें जो है ये मरीज पड़ता है तो नथिया गली तक ही जाते हैं। अच्छा यहाँ तो लोग अब वीकेंड्स पे या रात को डेली वीकडेज पे भी जा रहे होते हैं अब तो, इतना क्योंकि एक्सेस बहुत इजी है, अप्रोच बहुत इजी है, लेकिन ये सारे रास्तों पे रश बहुत ज्यादा है। ईद डेज में ये होता है, और स्पेशली जब आप इस साइड पे जाओ ना जो पार्क वो है उसकी वजह से, तो वो तो वैसे ही 3 दिन तो उसकी वजह से मरी जाने वाला रास्ता। जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो घरों में बंद हो जाते हैं, जो दूसरे खुल जाते हैं बिल्कुल। इसलिए हम ईद के दिनों में नहीं जाते। ईद का मतलब जब वीकेंड वगैरह सब खत्म हो जाता है छुट्टियां, तो फिर हम उसके बाद जाते हैं, तब कोई नहीं होता, तब हम जाते हैं। हाँ तब मजा आता है। जो सुनीला आपकी तो शादी के बाद पहली ईद है, आप बताएं कि आप कहाँ जा रही हैं? आपसे पूछना चाहिए था ये क्वेश्चन हमें। अच्छा क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा घूम फिर तो हम चुके हैं, क्योंकि अभी शादी के बाद पहली ईद है तो ज्यादा फोकस तो फिर फैमिली की तरफ ही है, क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि जितने भी रिश्तेदार हैं, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं ये सबसे छोटे हैं और इनके जितने भी बड़े भाई हैं वो सब करीब करीब ही हैं। तो अभी तक का जो ट्रेंड है वो यही है कि फर्स्ट डे जो ताया उनके बड़े होते हैं उनके घर होता है, सेकंड डे दूसरे ताया के घर, थर्ड डे हमारे घर होगा,
तो उसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल तो हमने यही प्लान किया है कि हम फैमिली के साथ, और उसके बाद इंशाल्लाह। बट एक स्टोरी मुझे याद आई है घूमने फिरने की बात से ना, कि मेरे हस्बैंड को बहुत इस तरह का शौक है एडवेंचर, जैसे उन्होंने कहा कि रात को निकल जाएँ और पहुँच जाएँ। तो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ कि घर से वो गए थे जी दही लेने, हम जा रहे हैं मार्केट तक, वो और उनके दोस्त। अब काफ़ी देर होगी जब कॉल की कि भाई अब दही आप लेके वापस नहीं पहुँचे। मैंने कहा हम ना बस थोड़ा सा आगे आ गए। तो मैं पूछा कि कितना थोड़ा सा? मैंने कहा बस कि नारायण का ये वाले हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, मेरे हस्बैंड सेम है। तो वो इतना कोई अनप्लान था, वो तो बड़े मजे से। अच्छा, इसमें मजा बहुत आता है। बहुत अभी आपको आगे आगे पता चलेगा, आपने स्लीपर पहना होगा बाथरूम का, वो कहेंगे जरा गाड़ी में बैठो और ये इधर से काम है, और आपको मरी पहुंच के पता चलेगा स्लीपर में ही आपने उधर खाना खाना है विदाउट जैकेट, विदाउट। बहुत दफा हो भी चुका है, ये बहुत मजा आता है वैसे, ये एडवेंचर्स बहुत मजा। जैसे ही सिरारिया, हम एक दफा फ्रेंड्स कराची में हम सारे फ्रेंड्स मिलके प्लान हुआ, सुपर हाईवे पे आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ की कढ़ाइयाँ और ये सब बड़े मशहूर है ना। तो सारे फ्रेंड्स मिलके हम लोग 3-4 कपल्स से हम लोग गए वहाँ खाना खाने। खाना खा लिया तो मैंने एकदम से कहा कि आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी कि खाने के बाद ना मैंने कहा यार कुछ अच्छा सा पान कहीं का खाने का दिल चाह रहा है। तो दो जो हमारे फ्रेंड्स है वो आपस में उन्होंने बात की, चले एक जगह का आपको पान खिलाते हैं। तो हम सब ने कहा अरे यार चलो, कहाँ, लेकिन कहाँ का, उठते उठते बैग वैग उठाते उठाते कहाँ का, बस यहाँ से थोड़ी दूर है, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई कौन सी जगह है, सुपर हाईवे पे तो है, तो हम वापस जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं, अब दोनों चुप होके मुस्कुराए। तो मैंने कहा बताएं कहाँ जाएंगे? बस यहाँ से 1.5 घंटे दूर हैदराबाद में वो फला जगह का पान। मैंने कहा आप लोगों का दिमाग, और रात के 1:30 बज रहा उस वक्त। फिर आप पीछे आ गए। कराची में तो वैसे ही सब खुला होता है, खुला होता है, तो ये पीछे ऐसे ही है। आपका क्या है मरियम, कोई आपका भी कोई ट्रिप इस तरह का, या ईद पे क्या प्लान है, और क्या कोई एडवेंचर ट्रिप हुआ वैसे? ईद पे अब बेटे के साथ घूमने के प्लान्स हो रहे होते हैं, बेटे के हिसाब से चलना होता है कि बेटे ने कहाँ जाना है। पहले हमारे अपने प्लान्स होते थे। हाँ, जब कराची में ईद होती है पेरेंट्स के पास, लॉस के पास, तो वो फिर एक मजा ही अलग होता है। क्योंकि अभी हम मीठी ईद पे गए हुए थे तो बहुत ही मजा आया था, और उनके साथ घूमना फिरना, जैसे इन्होंने सुपर हाईवे की बात की, वहाँ डिनर पे आउटिंग पे जाना, और सिर्फ आउटिंग करने जाना तो चलो जी फला जगह खाने चलते हैं। वैसे सुपर हाईवे पे सबसे अच्छी जगह कौन सी है, रिकमेंडेशन दीजिए ना। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मैं रेस्टोरेंट्स का नाम नहीं लूंगी किसी एक का तो बता सकते हैं। अभी तो बहुत सारे, हबीबिया है, अब तो बहुत सारे, बारबेक्यू टुनाइट है वहाँ पे, और बहुत सारे खुल रहे हैं। अभी वो 2 दरिया जो है वो बहुत ही हसीन जगह है। अगर आप वो तो बहुत पुराना बहुत है, लेकिन बहुत ही हसीन जगह है वहाँ। अगर जो यहाँ इस्लामाबाद से लाहौर से जाते हैं बलोची कढ़ाई बड़ी अच्छी होती है, और वो बहुत फेमस है कराची में। बलोची कढ़ाई वो बड़ी स्पेशल, सिर्फ वो उसी के पास होती है, बड़ी जबरदस्त। क्या नाम है उनका? बलोची कढ़ाई, मदीना रेस्टोरेंट है सुपर हाईवे पे। ये देखिए रिकमेंडेशंस भी आपको ट्रैवल एंड टूर की मिल गई है, लेकिन आप अपना टूर का बता रही थी तो बस वो निकले थे घूमने के लिए, फिर वहाँ खाना खाने चले गए। उसके बाद वही पान मीठा, क्योंकि मेरे ससुर और मेरी सास को जो है ना, मदर इन लॉ को चाय का बहुत शौक है, वो खाने के बाद चाय जरूर होनी चाहिए। और वो भी वो पठान के जाके ढाबे पे वो चाय पीना बकायदा किसी कड़क चाय है भाई। तो वो वहाँ जाते हैं, वो बहुत मजे। आप सबने खाना भी खा लिया, चाय भी पी लिया जी। अब हमारे शो का टाइम भी जो है वो उसमें ऑलमोस्ट खत्म होने को होता है। हम सबको डेफिनेटली आप लोग बड़ा मिस करने वाले हैं, क्योंकि जितना अच्छा हमने आपको एंजॉय करवाया है, इतना दिन आप अच्छा जो है आपका हमने गुजारवाया, आप लोगों को गुजरवाया ही होगा ना विद द गेस्ट, ब्यूटीफुल गेस्ट। तो एंड पे हम जाते जाते उसमें आप भी कोई मैसेज देना चाहती हैं? हाँ जी, बस ये है कि ईद की खुशियों में अपने जो स्पेशली आपके रिश्तेदार हैं, सफ़ेद पोश हैं, उनको ज़रूर याद रखिए। सबसे बेहतर पार्ट उनको दीजिए। और ईद की जो एक समिया मैं आप सब लोगों के साथ करूँगी, बहुत सारे लोग कहते हैं महंगाई हो गई है, सुन्नत इब्राहिमी है, कोई बात नहीं, इसको करते हैं। एक चीज़ याद रखें, एक डेलिकेसी, जो कि पाकिस्तान में दालें इतनी महंगी हैं लेकिन गोश्त का तो कोई हिसाब नहीं है। इस दिन आपको ढूंढने से लोग मिल रहे होंगे कि 6 शॉपर्स उन्होंने उठाए होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब बांटने के ऊपर आया ना, तो इस ईद के ऊपर आपको हर बंदा गोश्त में डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। तो बांटिए, सिर्फ ईद वाले दिन नहीं, ईद के बाकी दिनों में भी खैरात कीजिए, पैसे दीजिए, ताकि ऐसे ही ना जो हमारी चीजें वो ना सिर्फ बटे, बल्कि हमारी ये जो गुर्बत है और ये सारी चीजें ये भी कम हो। इन्हीं मैसेजेस के साथ ना ईद को गुजारिए। जी, ब्यूटीफुल मैसेज उस्मा। मैं भी यही कहना चाहूंगी आप लोगों को कि ये जो ईद है ना, ये वाकई कुर्बानी सिखाती है। कुर्बानी सिर्फ देने का नाम नहीं है जो हम दे देते हैं, जी हमने एनिमल दे दिया, कितना महंगा दिया, क्या किया।
ये चीज़ें ये शो ऑफ काम नहीं आनी, काम हमारी नीयत आनी है। अल्लाह ताला को राज़ी करें, अपने अपनों के साथ ईद गुजारें, जो रिश्ते आपसे दूर हैं उनको मिले। ये 2 ईदें मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है, मैं हमेशा कहती हूँ गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से एक, जिसमें हम सब कुछ भूल कर खुशी मनाते हैं। हमें देखिए कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इकोनॉमिकल चल रही हैं हमारे मुल्क में, और भी चल रही होंगी, लेकिन कितने भी दुख हों हम सब ईद के दिन भूल जाते हैं। ईद के दिन सिर्फ हम ईद मनाते हैं, और जो गरीब लोग हैं जैसे उस्मा ने कहा उनके साथ भी बांट रहे हैं, सब कुछ करें। और ये सिर्फ ईद के दिनों में नहीं, हमेशा करें, यकीन करें हमारे मुल्क में कोई दुख ही ना रहे अगर ये हम हमेशा इसी जज्बे पे चलें और इसी जज्बे के साथ वाकई काम करते रहे। बहुत अच्छा लगा जी आज, थैंक यू सो मच। मैं सब गेस्ट को थैंक्स बोलूँगी, वो आए और बहुत अच्छा हमारा ईद का दिन गुजरा। इनकी वजह से ये भी अपने घर वालों को छोड़ के हमारे साथ आए और इन्होंने ईद मनाई हमारे साथ। रोज न्यूज़ टीम ने आप सबके साथ ईद मनाई और हमें बहुत अच्छा लगा, और सारा दिन हम आपके साथ मनाते रहेंगे। टाइम खत्म हुआ चाहता है, आप सबसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले ईद मुबारक का जरा नारा लगाना, यही मैं कहने वाली थी। चलें जी उस्मा, 1 2 3 ईद मुबारक।